अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा जनाब, क्योंकि सर्दी थोड़ी बढ़ रही है और हम इंट्रो के शुरू में हमेशा मौसम का जिक्र इसलिए करते हैं ताकि आपको मौसम से अपडेट भी कर सकें। जैसे जैसे सर्दी पड़ रही है वैसे वैसे सर्दियों के पहनावे भी बढ़ रहे हैं और वैसे ही हम देखते हैं कि लोगों की जो है वो रहन सहन में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आता जा रहा है। मतलब उनकी डाइट जो है वो चेंज होती जा रही है, लोगों का पहनावा चेंज होता जा रहा है और ये तो सर्दियों की सौगातें होती हैं जो हमें मिलती हैं। अब कितने महीने और रह गए हैं, जस्ट लाइक 1-2 और महीने रह गए हैं, तब तक ये सर्दी रहेगी और फिर ये मेहमान सर्दी जो है वो चली जाएगी और कराची वाले फिर गर्मी का शिकार होंगे। तो क्यों ना मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं कि आज ओवरऑल जो है मौसम कैसा है, मौसम की क्या अपडेट्स हैं। तो इस हवाले से हमारी जो नुमाइंदा है, हमारी करस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। लेकिन उससे पहले जो है वो हम आज का मौसम जान लेते हैं कि हमारा आज का जो मौसम है वो कैसा रहेगा। तो हियर वी गो नाउ। आज मौसम रहेगा 11 बजे 21 सेंटीग्रेड, 12 बजे 22 सेंटीग्रेड, 1 बजे 23 सेंटीग्रेड और 2 बजे जो है वो रहेगा मौसम 25 सेंटीग्रेड। तो ये है हमारे मौसम का हाल जो कि आज हमने आपको बताया और मौसम के हवाले से मज़ीद भी जो है वो ढेर सारी हम बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मैं पहनावों की बातें कर रही थी थोड़ी सी वही बात करते हैं। तो सर्दियों का पहनावा ऑब्वियसली चेंज हो जाता है, जिसमें हमें नज़र आती हैं बहुत सारी कश्मीरी शॉल्स, बहुत सारी ऐसे वेलवेट के ड्रेसेस जिसमें कि आपको कंफर्टेबल भी फील होता है और आपको सर्दी भी नहीं लगती। अच्छा, ये वेलवेट के जो ड्रेसेस और ये कुर्ते और जो ये कमीज शलवार है ना, ये सिर्फ ख़वातीन में ही नहीं है बल्कि अब जो मेल डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने भी मर्दों के हिसाब से ये वेलवेट के जो कुर्ते हैं, ये वेलवेट की जो तमाम तर ड्रेसअप होता है, क्लोथिंग लाइन है ना, ये जो है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने इंट्रोड्यूस की है और मर्दों के हिसाब से भी इसमें जो है वो कुर्ते बहुत ज़्यादा इन नज़र आ रहे हैं। तो अगर ये वेलवेट के ड्रेसेस के हवाले से मैं बात करूं या वेलवेट के ड्रेसेस का मैं जिक्र करूं तो इसमें डेफिनेटली आप देखेंगे कि जो मेल डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने अब पूरी जो है ना वो चौक बंद या जो गला बंद जो है इस तरीके से भी डिज़ाइनिंग की है और ये वेलवेट के ड्रेसेस होते हैं। तो ये तो हो गई बात वेलवेट की। और दूसरी तरफ हम अगर ख़वातीन की बात करें तो उसमें भी इसी तरह की जो है वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाती हुई नज़र आ रही होती हैं। राइट नाउ अगर फिर से मैं एक दफ़ा फिर से बात करूं मौसम के हवाले से या फिर से मैं बात करूं कि हमारे शहर में अब जो खानों का स्टाइल है या रहन सहन का स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा चेंज होता जा रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो हर्डल आती है ना, वो हर्डल ये भी आती है कि हमारे यहाँ जो निज़ाम है, जैसे कि हमारे यहाँ लोड शेडिंग का निज़ाम, गर्मियों में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, प्रॉब्लम होती है, वैसी सर्दियों में लोगों के पास गैस नहीं होती। इसी तरह लोग जब कुछ खाना बना रहे होते हैं, नाश्ता बना रहे होते हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं तो उनके पास जो है वो गैस होती नहीं है। इस वजह से भी बहुत सारी एक्टिविटी जो है घरों की या सर्दियों की जो एक फ़ील होती है ना वो कहीं चली जाती है, क्योंकि किसी भी मौसम को एंजॉय करने के लिए आपको बुनियादी ज़रूरियात की ज़रूरत होती है। बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन क्योंकि हमारा शहर तो है ही ऐसा और हमारे पास ये तमाम तर सहूलियात होती नहीं है, मतलब गैस भी इस तरह से आ रही होती है कि अब गैस 2 घंटे बाद आएगी, फिर गैस जो है वो चले जाएगी, लाइट 2 घंटे बाद आएगी, फिर लाइट चली जाएगी। तो ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो हमारे साथ रहती है। अब थोड़ा सा अगर हम मौसम की बात कर लें या हम मौसम के ऊपर एक दफ़ा फिर से आएँ तो मौसम का हाल जानने से पहले ना हम ऐसा करते हैं कि ट्रैफ़िक की सूरत हाल जो है वो आपको बताते हैं कि इस वक्त ट्रैफ़िक की क्या सूरत हाल है और इस वक्त ट्रैफ़िक जो है वो कहाँ से रवा है, कहाँ पर जो है वो ट्रैफ़िक जैम होगा। क्योंकि हमारे मुल्क में जो ट्रैफ़िक की सूरत हाल है वो भी कुछ इसी तरीके से है कि अगर आप देखें तो आप किसी जगह से बड़े नॉर्मल निकल रहे होते हैं, किसी जगह से आप अपनी जो गाड़ी है वो बहुत नॉर्मल तरीके से लेके आ रहे होते हैं, लेकिन आपको पता होता है जी गली भी जैम है। क्यों? क्योंकि आगे से मेन रोड जैम है। अच्छा, मेन रोड क्यों जैम है? ये सडन क्या हो गया जी? कहीं पर खुदाई हो रही थी, कहीं से कोई वीआईपी प्रोटोकॉल गुजर रहा था। तो ये सारा सिनेरियो जो है वो होता है और ये इसलिए होता है ये सारा सिनेरियो क्योंकि अनप्लान्ड होती हैं चीज़ें, कुछ प्लान नहीं किया हुआ होता, आपको पता ही नहीं होता। आप अपने घर से निकले, आपने कैलकुलेट किया होता है टाइम कि भाई मैंने पहुंच जाना है आधे घंटे में, मैक्सिमम 10 मिनट्स जो है वो बीच में मुझे थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। आप अगर आधा घंटा कैलकुलेट करके निकलते ना तो आप 1.5 घंटे में पहुंच रहे होते हैं। ये सारी सूरत हाल होती है। तो ट्रैफिक की सूरत हाल जान लेते हैं और ट्रैफिक की सूरत हाल जानने के लिए जो है वो हमारे नुमाइंदे ने हमें ज्वाइन किया है और उनसे भी जान लेंगे। लेकिन इसके अलावा
ट्रैफिक की सूरत हाल जब हमारे करस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे तो वो हमारे साथ होंगे, तब हम उनसे ट्रैफिक की सूरत हाल भी पूछ लेंगे। लेकिन अभी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं करेंसी रेट्स के हवाले से। तो करेंसी आज क्या होगी और क्या सिचुएशन रहेगी, हियर वी गो नाउ। चलें जी, तो ये है माल का हाल। और 175 जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर हैं, कैनेडियन डॉलर जो है वो 197 है, और फिर उसके बाद यूरो जो है वो 289 है, फिर कोईती दिनार जो है वो 905 हैं, फिर उसके बाद जो है वो यूके पाउंड है 346, फिर सऊदी रियाल है 74, फिर स्विस फ्रैंक है 303, फिर यूएस डॉलर है 280। तो ये हमने दिखाया आपको माल का हाल। एंड अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं फिर से मौसम के हवाले से। तो मौसम जो है वो आज कैसा रहेगा ये जानते हैं हमारी करस्पॉन्डेंट से। अपडेट कीजिए, मौसम की क्या सूरत हाल है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए मौसम का हाल। आप आज हमें क्या बता रही हैं, क्या देख रही हैं, क्या मनाजिर हैं? ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, क्या कुछ हो रहा है? जी बिल्कुल, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, सर्दी की लहर जारी है। इसी के साथ मैं बताती चलूं कि आज जो पारा है वो 11 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया और इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये भी बताया गया है कि आइंदा 24 घंटों में खुश मौसम के साथ खुंदकरातें भी महसूस की जाएंगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिल पार्क पे और यहाँ का मौसम खासा खुशगवार है। लोग आए में हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं और अर्ली मॉर्निंग की एक्सरसाइज तो सब आपको भी पता है कि कितनी मुफीद है हमारे लिए, इंसानी सेहत के लिए। तो लोग आ रहे हैं यहाँ पर अपनी सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए, धूप में बैठे हुए हैं, कोई चहलकदमी कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है। तो यहाँ का मौसम जो है वो खासा खुशगवार है। ठीक है अक्सा, आप भी फिर जब वापस आए ना तो एक्सरसाइज करते हुए ही वापस आइएगा ताकि आप जो है वो भी हेल्दी फील करें। बहुत शुक्रिया अक्सा, में अपडेट करी थी मौसम के हवाले से। तो मौसम की सूरत हाल जो है वो अक्सा ने पार्क में मौजूद है और वो यही कह रही है कि मौसम बड़ा खुशगवार है और सुबह की वॉक के बारे में भी उन्होंने आपको बताया है। अच्छा जनाब, अब कुछ हम बात कर लेते हैं कि जो लोग सोना खरीदना चाहते हैं, क्योंकि आजकल शादी सीज़न बड़ा इन है और वैसे भी लोग जो है पूरा साल ही सोना खरीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं। तो ज़रा फिर हम जो गोल्ड के प्राइस हैं वो भी जान लेते हैं कि जो आज गोल्ड के प्राइस हैं वो किस हद तक रहेंगे और क्या है गोल्ड के प्राइस। तो मैं आपको बताती हूँ कि जनाब सोने की जो कीमतें हैं उनमें क्या कुछ चल रहा है। तो सोने की कीमतों में जनाब ये हुआ है कि फ़ी तोला सोना 1400 सस्ता होकर 1400 से सस्ता होकर 2,77,900 रुपये का हो गया है। तो ये भाई सोने के हालात हैं। मतलब अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो ये ज़रा सुनते भी जाएं। और 10 ग्राम सोना जो है वो 1201 रुपये की कमी से 2,38,254 रुपये का हो गया है। और ओवरऑल जो अगर बात की जाए ना इसकी सोने के हवाले से आलमी मार्केट की, तो आलमी मार्केट में $14 सस्ता होकर $2,661 फी ऑन्स हो गया और एक तोला चांदी जो है वो 3,350 रुपये पर बरकरार है। 33,050 रुपये पर ये बरकरार है। तो जनाब ये मैंने आपके साथ में जो है वो सोने के रेट्स शेयर किए हैं। अब कुछ हम बात कर लेते भाई पोल्ट्री से रिलेटेड कि पोल्ट्री के जो नर्ख हैं वो क्या रहेंगे और क्या प्राइजेस हैं। क्योंकि जब आप चिकन ख़रीदने जाते हैं ना तो फिर यूजुअली यही होता है कि लोगों को प्राइजेस पता नहीं होते और लोग कह रहे होते भाई क्या प्राइस है, आज हमें कुछ पता नहीं लग रहा। हम तो रोज़ाना आपको बता रहे होते हैं, हम तो रोज़ाना आपको दिखा रहे होते हैं कि भाई एक्चुअल प्राइस ये है। मगर अब आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन से रेट्स पर जाकर जो है वो मुर्गी ख़रीदते हैं। तो भाई ये जो ब्रायलर मुर्गी है ये है 400 रुपये और जो गोश्त है मुर्गी का जो गोश्त है वो है 640 रुपये। तो ये मैंने आपके साथ में मुर्गी के जो रेट्स हैं वो शेयर किए। इसके अलावा अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं आज खानों में क्या पकेगा और आप लोगों ने क्या पकाना है, दालें क्या हैं और कौन सी दाल जो है वो कितनी महंगी चल रही है और क्या सूरत हाल चल रही है। तो भाई दाल मूंग जो है वो है 409 रुपये, दाल चना जो है वो 369 रुपीज़ है। इसके अलावा जो दाल मसूर है वो है 295 एंड दाल साबुत मसूर जो है वो है 279 एंड दाल माश जो है वो है 525 एंड वाइट चना वैसे कौन सा वाइट चना, ओके फाइन मुझे समझ में आ गया। वाइट चना जो है वो 369 है, जबकि ब्लैक चना 299 है और रेड लोबिया 600 एंड वाइट लोबिया 409 है। तो ये हमने आपके साथ में शेयर की कि आज दालों में, आज खानों में अगर आप कुछ पकाना चाहते हैं तो ज़रा दालों के रेट भी सुनते जाएं। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्लोथिंग। भाई जो होते हैं ना
उनकी ख़ास बात ये होती है कि अगर आप किसी ब्रांड के महंगे कपड़े ले रहे हैं तो फ़ाइन इनफ, लोग लेते हैं, पसंद करते हैं। मगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वाकई, जो कि सेल का इंतज़ार करते हैं कि भाई कहाँ पर क्या सेल लगी हुई है और किस तरीके से जो है हमने जाके कपड़े ख़रीदने। अब सेल का इशू ये होता है कि जैसी सेल लगती है, अनाउंसमेंट होती है ना, तो बहुत सारी ख़वातीन वहाँ पर पहुँच जाती हैं और हम देखते हैं कि सेल के ऊपर इतने झगड़े हो रहे होते हैं और लोग जो है वो बिल्कुल सेल के हवाले से जो है ना वो एकदम ऐसा इतना कॉन्शियस होते हैं कि कहीं किसी ब्रांड पर अगर सेल लग गई तो आप फ़ौरन से पहुंच जाएं, फ़ौरन से जाकर जो है वो कपड़े पिक कर लें। इसका बेहतरीन सोल्यूशन यही होता है, हल यही होता है कि सेल जब लगती है, आपको पता होता है, तो आप इस ऐसे टाइमिंग पर निकल जाएं जहां जिस टाइम पर रश ना हो, अर्ली टाइमिंग्स पर चले जाएं, या फिर आप खुद देखें कि किसी ब्रांड पर किसी जगह पर बहुत ज़्यादा सेल लगी हुई है और बहुत रश है, तो फिर आप वहाँ ना जाएं, आप उसके कोई और आउटलेट भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से जो ब्रांड्स हैं वहाँ पर सेल है। ये है जनाब जुनैद पर है, विंटर क्लियरेंस सेल है और ये 50% है। इसके अलावा खाड़ी जो है वहाँ पर भी 50% सेल है और गुल अहमद जो है वहाँ पर भी न्यू ईयर की 70% सेल है। सो दिस इज़ हाई टाइम, दिस इज़ बेस्ट टाइम टू बाय क्लोथ्स। अगर आप सेल से कपड़े लेना चाहते हैं और आपको लगता है कि वहाँ से अच्छी चीज़ें मिलती हैं तो आप जा सकते हैं और फिर ये सारा कुछ ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि बहुत दफ़ा हम ऐसा सोचते हैं कि भाई हमारी सेहत को या हमारी जो है ना लाइफ को क्या चीज़ मेंटेन कर सकती है, क्या चीज़ जो है वो हमें परफेक्ट रख सकती है। तो हमारी खुराक में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम शामिल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम हेल्दी और फिट रहें। तो इसमें मैं सबसे पहले बात करूँगी इंजीर की। इंजीर जो है वैसे भी बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि शहद हो, इंजीर हो या दो चार ये इस तरह से जो प्रोमिनेंट चीज़ें होती है ना, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। मतलब इंजीर के कितने फ़वाइद होते हैं, कितने फ़ायदे होते हैं इंजीर के, ये बातें जो है हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन वाकई अब इसको जो है वो मॉडर्न साइंस भी प्रूव करती है और जो बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं वो भी ये कहते हैं कि ठीक है, आप अगर अपनी डाइट में लेना चाहते हैं तो आप इंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंजीर के फ़ायदे जो हैं वो हैरत अंगेज़ हैं और चंद इसके जो फ़ायदे हैं मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। भाई इंजीर क्या करती है? इंजीर जो है वो कैंसर से बचाती है। नेक्स्ट, इंजीर जो है वो दिल के आर्जे से बचाती है। फिर उसके बाद ये कोलेस्ट्रॉल को आपके कम करती है, फिर आपके हाई ब्लड प्रेशर को रोकती है। फिर इंजीर जो है वो हड्डियों के लिए बड़ी मुफीद है और फिर शुगर के मरीज़ों के लिए ये वाकई किसी नेमत से कम नहीं होती। तो ये तो मैंने जो है वो आपके साथ में शेयर किया कि इंजीर का क्या फ़ायदा होता है और अगर आप इंजीर इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो बेहतर कर सकते हैं अपनी सेहत के अंदर, क्या क्या चीज़ें आप अच्छी कर सकते हैं। अच्छा जनाब, तो ये तो मैंने आपको इंजीर के फ़ायदे बताए। राइट नाउ अब हम कुछ बात कर लेते हैं ऐसे शूज़ के हवाले से कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है, यूजुअली ऐसा होता है कि इस तरह के शूज़ होते हैं, वो किसी फायर वाली जगह पर जा रहे हैं या वो किसी डेंजरस प्लेस पे जा रहे हैं या वो किसी बहुत हैवी वर्क के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह के जो शूज़ होते हैं, वो जो नॉर्मल शूज़ होते हैं वो आपके पाँव को हर्ट कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अब इस तरह के भी शूज़ इंट्रोड्यूस हुए हैं जिनके अंदर स्टील लगा होता है और ये शूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहे हैं, लोग इनको ख़रीद भी रहे हैं। यूजुअली ये प्रोफेशनल लोग जो हैं वो इनको इस्तेमाल करते हैं, इनको ख़रीदते हैं। लेकिन ये आप देख सकते हैं, ये स्टील वाले शूज़ जो हैं ये होते हैं और जब आप इनको पहन कर जा रहे होते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटेक्ट करते हैं। आपको ये बहुत ज़्यादा ऐसी जो है वो जगहों पर आपके पाँव को हर्ट होने से बचाते हैं, आपको फाइट से बचाते हैं। तो ये जो जूते आप देख रहे होंगे ये प्रोटेक्शन जूते कहलाते हैं और ये बहुत ज़्यादा लोग जो है अब इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशली अमेरिका वगैरह में, जहाँ पर अब कैलिफोर्निया में हम देख रहे हैं कि वहाँ पर आग लगने का जो सिलसिला है उस हवाले से बहुत सारे लोगों ने जो है वो वहाँ पर ये शूज़ भी ऑर्डर किए हुए हैं। अच्छा जनाब, तो ये तो हो गई आज की सारी बातें जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की। लेकिन एक बड़े मज़ेदार सी जो है वो किस्सा है, एक बड़े जो है वो स्टोरी है। भाई एक स्टोरी इस तरीके से है कि आपने देखा होगा कि लोगों के जो डुप्लीकेट्स होते हैं या उनके जो हम शक्ल होते हैं वो जो है बहुत ज़्यादा इन होते हैं और वो बड़ी जल्दी फेमस भी हो जाते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में भी हमारे एक शहर में एक ऐसी ही पर्सनैलिटी है जिनका नाम है सलीम बग्गा और ये खाना फरोश हैं और इनका स्टाइल कुछ इस तरीके से है कि जब इनको देखा गया तो लोगों ने कहा भाई ये तो डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं। और फिर इनकी जो तस्वीरें हैं
वो वायरल होना शुरू हुई और उसके बाद ये डोनाल्ड ट्रंप को भी जो है वो आइसक्रीम की पेशकश कर रहे हैं। एंड इसके अलावा इनकी जो शक्ल है वो डोनाल्ड ट्रंप से बहुत मिलती जुलती है। और इसके अलावा एक ख़ास बात यह है कि लोग इनकी शक्ल की वजह से, क्योंकि इनकी शक्ल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से बड़ी मिलती है, तो इनकी शक्ल की वजह से लोग क्या करते हैं, इनकी शक्ल की वजह से लोगों ने इनके पास जाके आइसक्रीम लेना शुरू कर दिया है, इनसे खाना लेना शुरू कर दिया है और ये गाना भी गाते हैं और ये बड़े ही कोई फेमस हो गए और बेइंतहा फेमस हो गए। मतलब लोग इनके पास जा रहे हैं, अब लोग इनका इंटरव्यू भी ले रहे हैं, लोग इनसे बात भी कर रहे हैं, इंडिया तक भी ये मशहूर हो गए हैं, पड़ोसी मुल्क में भी इनके काफ़ी चर्चे जो हैं वो ज़बान ज़दे आम है कि जी डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में कैसे। और डोनाल्ड ट्रंप को भी जो है वो इलेक्शन जीतने के बाद इन्होंने मुबारकबाद दी है। तो ये जो है वो सारा सिनेरियो है जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किया। आप देख भी सकते हैं कि अवाम कितने इनके साथ में सराउंडिंग में मौजूद है और किस तरीके से लोग इनसे जो है वो खाना ले रहे हैं, आइसक्रीम ले रहे हैं और ये वहाँ पर गाना गाते हैं। और उसके अलावा अब जो सारे लोग हैं ना, उन्होंने इन्हीं से खाना लेना शुरू कर दिया है और इन्हीं से जो है वो आइसक्रीम भी लेना शुरू कर दी है। तो भाई ये है वो टैलेंट, ये है वो डुप्लीकेट डोनाल्ड ट्रंप के, जो कि अब पाकिस्तान में भी मौजूद हैं और लोग इनके बारे में बड़ा बात करें। इनको देख के बिल्कुल लगता नहीं है कि ये कोई और हो सकते हैं, ये बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप ही लगते हैं। सो ये जो है वो मैंने आपके साथ में शेयर की तमाम तर ऐसी चीज़ें जो कि आपको डेफिनेटली सुनने में बड़ी अच्छी लग रही होंगी। एंड अभी जो है वो हम हमारे जो है वो बीपर की तरफ जाते और जानते कि हमारे जो करस्पॉन्डेंट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं या नहीं है। अक्सा शाहिद जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी अक्सा, अपडेट कीजिए। जी सबा, मैं इस वक्त कराची कैंट स्टेशन में मौजूद हूँ और अगर बात कर लें गुज़िश्ता एक माह की रेलवे स्टेशन की, तो सूरत हाल इस कदर ख़राब है यहाँ की। जो मुसाफिर रेल के ज़रिए सफ़र करने वाले हैं वो इस वक्त जो है वो ख्वार हो चुके हैं। मौसम सरमा में ट्रेन का सफ़र करना मुसाफिरों के लिए एक इम्तहान होता है, क्योंकि मौसम सरमा में धुंध बढ़ जाती है। बला इलाकों में जो है वो हद निगाह जो है वो कम से कम भी 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होती, जिसके बायस ट्रेनों की रवानगी जो है वो इंतहाई सुस्त हो जाती है। कराची से निकलने के बाद जो है वो हमारे ट्रकों की हालत भी जो है वो काफ़ी ख़राब है, जिसकी वजह से ट्रेनों की रफ्तार को वैसे ही स्लो किया जाता है और फिर धुंध होने के बाद जो है वो ट्रेन जो है वो इंतहाई सुस्त रवि से सफ़र करती है, जिसके बायस अगर कराची कैंट स्टेशन से ट्रेन बर वक्त भी निकल रही है तो वो अपनी मंजिल पर जो है वो इंतहाई जो है वो 6 से 7 घंटे ताख़ीर से पहुँचती है। फिर वो वहाँ पर वॉशिंग लाइन में जाती है, फिर वो वहाँ से जो ताख़ीर से निकलती है, तो कराची वो लेट पहुँचती है। गुज़िश्ता 1 माह से जो है यही सूरत हाल कराची कैंट स्टेशन की चल रही है। तमाम तर ट्रेनें जो है वो 3 घंटे 4 घंटे जो है वो ताख़ीर का शिकार है। और 4 दिन पहले हमने सूरत हाल कुछ ऐसी देखी थी कि कराची से मुल्तान जाने वाली बहाउद्दीन ज़िक्रिया पे जो है वो ट्रैक ख़राब होने की वजह से जो ट्रेन डिरेल होने का जो वाक़या सामने आया, जिसके बाद ये देखा गया कि तमाम ट्रैक जो है वो बंद कर दिए गए थे। और उस दिन कराची कैंट स्टेशन पर जो है वो मनाजिर ऐसे थे कि तमाम ट्रेनें जो है वो यहाँ पर बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से कैंट स्टेशन पर हज़ारों की तादाद में मुसाफिर मौजूद थे। और ये भी देखा गया कि यहाँ पर जो मुसाफिर थे वो ये कहते हैं कि रेलवे का अमला जो है वो इनके साथ ताउन नहीं करता, स्टॉल माफिया जो है वो धांधली शुरू कर देते हैं। इसमें सिर्फ सरकारी ट्रेन की बात नहीं करें, जो एडवांस क्लास की ट्रेनें हैं, प्राइवेट सर सैयद और ग्रीन लाइन, वो भी जो है वो इस वक्त शहरियों को बर वक्त अपनी मंजिल पर पहुंचाने में जो है वो नाकाम नज़र आ रही है। आज भी अगर हम बात कर लें कराची कैंट स्टेशन से रवाना होने वाली ट्रेनों की, तो कराकरम, सखर और बहाउद्दीन ज़िक्रिया जो है वो ताख़ीर से जो है वो रवाना होंगी। सूरत हाल कुछ ऐसी होती है कि सुबह जो है वो कराची कैंट स्टेशन पर इंतहाई सन्नाटा होता है, क्योंकि सारी ट्रेनें जो वो शाम में पहुँचती हैं और फिर रात देर तक जो है वो कराची कैंट स्टेशन से रवाना होती हैं, क्योंकि ट्रेन ताख़ीर से पहुँचती है। फिर कम से कम भी जो है वो 2 घंटे वॉशिंग लाइन में लगते हैं, तो उसके बाद जो कराची कैंट स्टेशन से जो वो ट्रेन रवाना होती है। मुसाफिर ये कहते हैं कि रेलवे जो है वो मैसेज के ज़रिए या फिर किसी कॉल के ज़रिए जो है वो हमें इत्तला कर दे, तो हमें इस किस्म की जो है वो शिकायत ना हो और हम जो है वो ताख़ीर से ही कराची कैंट स्टेशन में पहुँचे। सिटी 21 के ज़रिए जो है वो रेलवे इंतज़ामिया कहती है कि एक नंबर है हेल्पलाइन, जो उन्होंने जो है वो अभी दर्ज कराया है और कोशिश कर रहे हैं कि मुसाफिर तक जो है वो पहुँच सके। 021 एक PTCL नंबर है, 02153632105 जो है वो नंबर है। वो अगर मुसाफिर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें तो बआसानी जो है वो मालूम कर सकते हैं कि उनकी ट्रेन का वक्त क्या होगा और जो है वो यहाँ पर देर से ही आएंगे, क्योंकि अगर 3 बजे रवाना होने वाली ट्रेन रात 12 बजे रवाना होती है तो मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना होता है। और वो ये कहते हैं
कि जो खाना हम सफ़र में खाने के लिए लेकर आते हैं वो हम यहीं इंतज़ार में खा लेते हैं, और फिर स्टॉल माफिया जो है वो यहाँ पर धांधली करते हैं और मनमानी कीमतों पे जो है वो यहाँ पर जो है वो हमें जो है वो खाने की चीज़ें दे रहे होते हैं। लिहाजा सर्द मौसम में मुसाफिर जो है वो रेल का सफ़र करना जो है वो मज़े लुत्फ़ अंदोज़ होने के बजाय जो है वो यहाँ पर शदीद मुश्किलात का सामना करते हैं। जी ठीक है जी, अक्सा अपडेट करी थी। अक्सा आपका बेहद तो सिटी अपडेट्स के साथ जो है वो हमने आपको तमाम तर बातें बताई कि आज पूरे ओवरऑल शहर में जो है वो क्या सिचुएशन रहेगी। तो शो में यहाँ वक्त तो है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर सीनियर रिपोर्टर्स हमें ज्वाइन करेंगे और आज टॉप स्टोरीज पर डिस्कशन करेंगे। और आज स्टोरीज में जो है अहम हिस्सा स्टूडेंट का है, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब सीनियर रिपोर्टर्स ने हमें ज्वाइन किया है और हमारे साथ हैं आजिज भाई और हमारे साथ हैं महराज भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम जी, ज़बरदस्त। आप जी हम लोग भी ठीक ठाक हैं। अच्छा महराज भाई, आजिज भाई, हम लोग जिस तरीके से डिस्कस कर रहे होते हैं ना, अभी थोड़े दिनों पहले ही मैं महराज भाई के साथ ये डिस्कस कर रही थी कि महराज भाई चले जी, हमारी जो PIA की फ़्लाइट ऑपरेशंस हैं अब बड़े ठीक हो गए हैं, अब बड़ा सारा मामला ठीक होते जा रहे हैं। वहीं अभी कल ये खबर सामने आई PIA में कि भाई एक खातून ने शिकायत की कि मुझे खाना नाकिस दिया गया। उन्होंने उसकी वीडियो बनाई बाकायदा तौर पर, फिर उन्होंने वो वीडियो बना के जो है वो शेयर भी की और उसमें से जो चिकन थी ना उसमें से भाई खून भी निकल रहा था। और उन्होंने कहा जी इतने पैसे हम देते हैं ये PIA में और ये हालात हैं। तो मतलब आप बाकी बताएं। अच्छा, इसके अपार्ट फ्रॉम दैट इसके पेश नज़र जो केबिन क्रू है ना, उसने कहा जी इस वीडियो पे जामे तहकीकात का मुतालबा होना चाहिए। मतलब आप ज़रा ये कॉन्क्लूड करते हैं कि ये क्या चल रहा है हमारी एयरलाइन में? जी देखिए, अगर ये है तो बहुत बुरा है। ज़ाहिर है कि इसको तो ठीक कोई नहीं कह सकता कि ये अच्छा है। वैसे ये पहली बार नहीं है, PIA और हमारी दीगर जो एयरलाइन सर्विसेज हैं उनके खाने के बारे में शिकायत होती रहती हैं। इससे पहले भी इस तरह की कंप्लेंट्स हमें आई हैं, लेकिन अब जो एविएशन का इदारा है ये उसका काम है इसका चेक एंड बैलेंस करना। अब PIA की जहाँ तक बात है तो PIA दुनिया की वो एयरलाइन थी जो एक ज़माने में, आज से 30-40 साल 25 साल पहले दुनिया की बेस्ट एयरलाइन शुमार होती थी। PIA जो दुनिया की बड़ी एयरलाइनों की पायोनियर है। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक पोस्ट पढ़ रहा था कि इमारात एयरलाइन की बानी जो है उसको जो शुरू करने वाला एक पायलट है वो पाकिस्तानी पायलट है। और यानी इमारात एयरलाइन ने जन्म लिया है पाकिस्तान एयरलाइन से। उसका पहला जो जहाज़ था वो भी पाकिस्तान एयरलाइन ने उसको प्रोवाइड किया था। आज इमारात दुनिया की दुनिया भर की बेहतरीन जो एयरलाइन सर्विसेज हैं उनमें शुमार होती है और हम पीछे से पीछे चले गए। आज ये हाल है, हमारा ये आलम है कि खाने की भी शिकायत हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि इस पे सख्ती की ज़रूरत है, इसको चेक करने की ज़रूरत है। और आया ये जो जहाज़ में जो है ना क्रू है या बाकी अमला है, उसकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि जब खाना प्रोवाइड किया जाता है, और हर जहाज़ में ये होता है कि उसको प्रोवाइड करने से पहले चेक किया जाता है। चेक इसलिए किया जाता है कि आया इसमें ऐसी कोई हाइजीनिक सिस्टम तो नहीं है, कोई मरीज़ बीमार हो जाए, किसकी ज़िंदगी चली जाए। तो आया अब पता नहीं ये होता है या नहीं होता है, या बस आते हैं भर के और डाल देते हैं। ये बहरहाल बड़ी अलमनाक सूरत हाल है मेरा ख्याल है। महराज भाई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं तो इसमें कहूँगा कि जी मैं ख़ुद भी और मेरे जानने वाले बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी अर्सा हो गया वो PIA की फ़्लाइट लेते ही नहीं हैं। अच्छा, वो चॉइस में जब आती है ना सामने कि भाई फ़ला पे चले जाएं, फ़ला पे चले जाएं। अब नाम लेना तो बहरहाल मार्केटिंग हो जाएगी। हाँ। लेकिन जो निजी जो हमारी कंपनीज़ हैं उनकी फ़्लाइटें ज़्यादा बेहतर हैं, उनके जहाज़ ज़्यादा बेहतर हैं, उनमें खाना ज़्यादा बेहतर है, उनका अमला ज़्यादा बेहतर है। और हम अपनी कौमी एयरलाइन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो आपको शायद याद होगा कि कुछ अरसे पहले कुछ पे दर पे ऐसे वाक़यात हुए थे कि खौफ बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो उसके बाद जो है वो लोगों ने उसको नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। और जहाँ बात आई खाने की, देखें जी ये मामला सीधा करप्शन का है और ये ठेके और टेंडर के करप्शन का मामला है। क्योंकि देखिए किसी भी एयरलाइन में खाने के लिए बाकायदा एक जो है वो टेंडर होता है। टेंडर के बाद वो है मुख्तलिफ़ कंपनीज़ होती हैं जो कि टेंडर भरती हैं और फिर उनको दिया जाता है। तो यहाँ इस किस्म का खाना, क्योंकि मैंने भी वो वीडियो देखी कल और मैं भी सोच रहा था, मैंने कहा भाई वाकई
उसमें जो चिकन का जो पीस पड़ा था वाकई उसमें से ब्लड आ रहा था। सही है अच्छा, ना? मतलब जी, ये अच्छा ऐसा है। हाँ, और खातून ने ये भी शिकायत की कि सैंडविच बिल्कुल ठंडा है। बिल्कुल ठंडा हाँ, सैंडविच बिल्कुल है, ठंडा है। तो अब बात यह है कि अगर इतना आपने नामुनासिब और गैर मुनासिब खाना देना है तो आप ना ही दें, ठीक है ना। आप कोल्ड ड्रिंक पे टरखा दें, क्योंकि देखिए लोकली फ़्लाइट में तो जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होती हैं उनमें तो होती 1.5 घंटा 2 घंटे की फ़्लाइट होती है। हाँ। उसमें तो आप ना ही दें तो बेहतर है, बेहतर है, वरना हाँ। दें तो चार्ज करते हैं पैसे, जो आपका टिकट होता है ना, उसमें खाने के पैसे चार्ज होते आजिज़ हैं, भाई, ना बात कैसे दें। बात बेहतर वहीं आ रही है ना। अब देखिए ये मुबैना तौर पर करप्शन का मामला नहीं है। देखिए पहले ही हम ये तो यहीं इसी प्रोग्राम में बैठ के भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं, और एक आम आदमी की जुबान पर भी है कि भाई पीआईए का जो इदारा है वो मुसलसल डाउन की तरफ जा रहा है, उसकी सही। निष्कारी की बातें हो रही हैं। उसकी सही। वजूहत ये है कि उस पर लोड इतना है, उसमें मुलाजमीन इतने भरे हुए हैं कि जितनी उसकी आमदनी नहीं है उतने ज़्यादा उसके अखराजात हैं। सही। तो और ये भी उसी चीज़ का हिस्सा है, क्योंकि किसी ऐसी कंपनी को ठेका दिया गया जिसने ऐसा नामुनासिब खाना बनाकर जो है वो सप्लाई करना शुरू किया है। उससे कौन सफ़र कर रहा है? सफ़र के दौरान पब्लिक सफ़र कर रही है, ठीक है ना। तो लोग परेशान हो रहे हैं ना जी इसमें। तो कम से कम कोई क्वालिटी का आप कोई पैमाना रख लें कि बात इज्जत की भी है ना, मुल्क की इज्जत की भी बात है। फ़र्ज़ कर लें चले हम और आप तो चले आदी हो गए इन मसाइल के, लेकिन अगर कोई गैर मुल्की आके इत्तेफाक से वो कराची से सफ़र करता है पीआईए की एयरलाइन में इस्लामाबाद जाने के लिए, तो उसके साथ भी यही होगा फिर। तो फिर उसका मैसेज क्या जाएगा आपकी नहीं, दुनिया अच्छा, में? एक परसेप्शन आजिज़ भाई ये भी है ना कि भाई अब पीआईए की एयरलाइन को बेहतर कर दिया है, पीआईए बेहतर होने जा रही है, यही खबरें सामने आती है ना, भाई रिफॉर्म हो गया है, बहुत बेहतरी की तरफ चले गए हैं। जब आप अपने अवाम को ये जो सब ये आप देखेंगे ट्रे सर्विंग ट्रे, जब आप अपने अवाम को खाना ही ठीक से नहीं दे सकते उसमें, अब वो चिकन में से ब्लड जा रहा है, ठीक है, अभी ये उन्होंने वीडियो भी बनाई है, ऊपर से केबिन क्रू जो है वो कहते हैं जी इस वाक़े की वाकई जामे तहकीकात हो। तो क्या तहकीकात हो कि कौन सा वाला जो केबिन क्रू था उसकी गफलत हो गई, मतलब उन्होंने चेक नहीं किया, ट्रे चेक नहीं की उन्होंने। भाई आप किसी को अगर सर्व करने के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप एक खुली आंखों के साथ जा रहे हैं ना, आपका अपना भी दिमाग, ये तो वही बात हो गई। फिर इससे बेहतर लोग रिपोर्ट रख लें। मतलब अगर कोई एक्स्ट्रा चीज सोच समझ ही नहीं सकता तो फिर तो मेरे ख्याल में अब यही हो सकता है। देखिए सबब पीआईए की तारीख पे थोड़ा नज़र डालें ना। मैंने शुरू में भी बात कही, पीआईए को जानबूझ के तबाह किया गया है। यानी पीआईए एक ऐसा बड़ा इदारा था जो करोड़ों रुपए रोज़ाना की बुनियाद पे कमाता था, आज करोड़ों रुपए रोज़ाना की बुनियाद पे लॉस कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ? यानी अगर ये इदारा जो आज से 30 साल पहले कमाता था तो आज क्या हो? तो मैं ये समझता हूँ कि जानबूझ के एक तो पीआईए के मुलाजमीन ने तबाह किया, पीआईए के अंदर एक माफिया की शक्ल बन गया, पीआईए के अंदर ठेकों पे, जैसे मेराज भाई ने कहा कि ठेके बहुत सारे इश्यूज़ के होते हैं, ठेकों में, मुलाजमीन में। और पीआईए को एक वक्त ऐसा भी आया कि पीआईए से निजी एयरलाइंस बन गई। पीआईए के मुख्तलिफ औकात में जो चेयरमैन आए उन्होंने पीआईए के ख़िलाफ़ खुद, यानी आपको ये कम बात है कि इदारे का चेयरमैन इदारे के ख़िलाफ़ काम कर रहा हो, यानी वो भी पीआईए जैसा इतना बड़ा इदारा, उसका चेयरमैन खुद उसके ख़िलाफ़। तो ये सारी सूरत हाल है। लिहाजा अब निजकारी की भी ये आलम है कि कोई ख़रीद नहीं रहा। सही। यानी अगर हाँ, निजकारी उसकी प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी इतने प्रॉब्लम हुए मतलब पता नहीं कोई उसका जो रेट लगाया गया था कुछ अरसा कबल, हाँ। तो ये खबर आई थी इससे ज़्यादा रकम के तो पीआईए के एहसासे हैं। तो मतलब कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है, निजकारी भी नहीं हो पा रही। तो ये तबाहशुदा इदारे को हुकूमत क्यों ना बेहतर करे, बजाय निजकारी के इसको खुद बेहतर करके चलाए। बिल्कुल वो ठीक ज़्यादा कह रहे हैं कि बेहतर नहीं निजकारी है। के बजाय इसको खुद बेहतर करके चलाने की ज़रूरत है। चलिए जी, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटर के पेपर्स में क्या क्या कारकर्दगी करके आए हैं और उसके ऊपर क्या बवाल खड़ा हुआ है और उसके हवाले से अब कल क्या होने जा रहा है। स्टे विद अस, कीप वाचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं हम ऐसे टॉपिक की, जो टॉपिक जो है वो कोई 1-1.5 हफ्ते से, बल्कि जब जैसे ही इंटर का रिजल्ट आता है ना साल अव्वल का, तो वैसे ही ये सारी तमाम तर जो है वो बातें शुरू हो गई। तो किसी ने लिखा है कि भाई फालतू बैठे थे इसलिए लिख दिया, और अगर पसंद आ जाए तो नंबर दे दीजिएगा। दिस इज़ द एटीट्यूड ऑफ आवर स्टूडेंट्स। महराज भाई, आजिज़ भाई,
C21 ने खबर ब्रेक की और C21 ने पता लगाया कि भाई प्रॉब्लम क्या है। इतना ज़्यादा एहतजाज स्टूडेंट्स की तरफ से भी आ रहा है, इतना ज़्यादा एहतजाज जो है वो पेरेंट्स की तरफ से भी आ रहा है। अब जमात इस्लामी भी इस हवाले से एहतजाज करेगी, उनकी तरफ से भी आवाज़ उठाई जा रही है। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि सारे जो हैं वो स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ जो है वो यही करके आए, वो पेपरों में यही शरारतें करके आए, बट आप लोगों की वजह से जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके रिजल्ट्स भी इफ़ेक्ट हुए हैं। आजिज़ भाई, जो एटीट्यूड है आज, सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे स्टूडेंट्स का कि शेर व शायरी मतलब और इस तरह की बातें कि पसंद आ जाए तो नंबर लिख दीजिएगा, और फिर उसके अंदर पूरी पूरी मज़ाहिया स्टोरीज़ ये लिखी गई हैं। और हमारे पास ज़ुबैर राशिद की भी एक रिपोर्ट है जो कि हम आपको दिखाएंगे, अगर हमारे पास हो तो मुझे बताइएगा, फिर हम वो रिपोर्ट जो है वो ज़रूर चलाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या कारकर्दगी करके हैं हमारे स्टूडेंट्स। आजिज़ भाई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको याद होगा कि हमने कोई 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले भी इस पर बात की थी, जब ये सिलसिला शुरू हुआ था। तब भी मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि एक सिक्योरिटी गार्ड की बच्ची जिसने A+ ग्रेड, इसी नताइज में, हाँ, इसी रिज़ल्ट में, इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर के इसी रिज़ल्ट में, जहां बच्चों की इतनी बड़ी तादाद फेल है, उसी रिज़ल्ट में उस गरीब बच्ची ने A1 ग्रेड हासिल किया है। यानी इसका मतलब है वो बच्ची पढ़ी है, इसलिए उसकी कोई सिफारिश भी नहीं, वो तो एक गरीब क्लास की बच्ची है, उसको कोई सोर्स भी नहीं होगा, उसके बावजूद भी वो बच्ची A1 ग्रेड हासिल किया उसने। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ऐसा नहीं है जो बताया जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स और भी हैं। हाँ। जिन देखिए, सियासी जमातों की मैं बात नहीं करूँगा, MQM ने भी असेंबली में इस मसले को उठाया है, जमात इस्लामी सड़कों पे इस मसले को उठा रही है, वो ठीक है, लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच ज़रूर अख्तियार करना चाहिए। और ऐसा होता है कि मैट्रिक में एक बच्चे का नतीजा बेहतर होता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में उसका नतीजा बेहतर नहीं होता। ऐसे मतलब हमने खुद हमारे अपने घरों में हमारे साथ ऐसे हुआ है। सही। रही बात इस वाक़े की, तो अब गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट के अंदर, सिंध असेंबली के अंदर एक कमेटी बनी है। 7 रुकनी ये कमेटी है। परसों वज़ीर एजुकेशन, वज़ीर तालीम जो है सरदार शाह की क़यादत में ये कमेटी बनी है। इस कमेटी में MQM के लोग भी हैं, पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, PTI के लोग भी हैं, जमात इस्लामी का एक ही रुकन है वो भी है। तो सारी जमातों के MPAs इस कमेटी में शामिल हैं। आप कर लें इन्वेस्ट, बजाय आप शायराओं पे एहतजाज करने के। जमात इस्लामी का मेंबर भी तो उस कमेटी का हिस्सा है। तो लिहाजा आप इसको तहकीकात करें, इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, लेकिन अब इसकी तहकीकात तो होने जा रही है। असेंबली की सतह पर भी अगर तहकीकात हो रही है, यानी वुज़रा और मिनिस्टर्स बैठ के अगर इसकी तहकीकात कर रहे हैं, तो यकीनन किसी न किसी नतीजे पर तो वो पहुंचेगी कमेटी। मैंने कहा ना, कमेटी में सारी जमातों के लोग हैं, सिर्फ गवर्नमेंट साइड के लोग नहीं है, अपोजिशन के लोग, अपोजिशन के सारी जमातों के लोग हैं इसमें। तो थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए कि ये कमेटी क्या रिजल्ट अख्ज़ करती है, क्या नतीजा निकालती है। सबर तो अच्छा। दूसरी जानब जो शरफ अली शाह हैं, कायम मकाम इस वक्त इंटर बोर्ड के चेयरमैन हैं, जो मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन हैं, बज़ाते खुद वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं जानता हूँ उनको, शरफ अली शाह को। वो भी यही कह रहे हैं कि हम एक एक बच्चे के जो पेपर्स हैं उनकी स्क्रूटनी करेंगे। अच्छा, अब स्क्रूटनी जब हो रही है तो ये बातें सामने आ रही हैं जो आप बता रही हो। किसी ने 10 रुपए का नोट डाल दिया, किसी ने 100 रुपए का नोट डाल दिया, किसी ने जो है लिखा कि अल्लाह के वास्ते मुझे नंबर दे दें, किसी ने जो आप मिसाल दे रही हैं वो किया। तो ऐसे तो नहीं होता। इसका मतलब ये है कि बच्चों में फॉल्ट है। हाँ, इसका मतलब है बच्चों में मैं बात फॉल्ट कह रही है हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा नहीं है कि भाई सारे ही स्टूडेंट्स जो हैं वो A1 ग्रेड के थे, सारे ही स्टूडेंट जो है वो A+ के थे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी इन शरारतों की वजह से या गैर संजीदगी की वजह से जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो परेशान हो रहे हैं। शायद आप लोग तो स्क्रूटनी के लिए भी नहीं आ रहे होंगे, शायद आप लोग तो उस प्रोटेस्ट में भी नहीं जा रहे होंगे, लेकिन जो वाकई मेहनती तलबा थे वो परेशान हुए इन हरकत की वजह से। मेराज भाई, उनके साथ तो नाइंसाफ़ी हुई ना, बिल्कुल। देखिए, बात यह है कि अगर आजकल आप भी अपने अतराफ में नज़र डालेंगे ना, तो आजकल के जो बच्चे हैं वो डिजिटल बच्चे हैं, बिल्कुल कहा जाए, सही, ठीक है ना। अच्छा, उनका रुझान ना पढ़ाई की जानिब, मैं जहाँ तक थोड़ा बहुत समझता हूँ, कम हो गया है।
तो महराज भाई, हम भी तो डिजिटल दौर में ही थे, हमारे पेपर्स भी तो ऐसे ही होते थे, हम लोग भी तो ऐसे ही जाते थे, बल्कि हम लोग तो इनफैक्ट हमारे पास तो मोबाइल पे पूरी पूरी चीजें होती थी, लेकिन हम अपने मोबाइल फोन पे को बाहर रख के सुकून से, आराम से पेरेंट्स को देके या किसी को भी देकर, कभी कोई ऐसी फिक्र या टेंशन ही नहीं, कभी ये जहन में भी नहीं आया कि पेपर में भी शेरो शायरी करनी है, बल्कि आप अपने क्वेश्चंस जो है वो पूरे कर रहे होते कि भाई टाइम कम रह गया, आपने पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मतलब ये वाला कौन सा एटीट्यूड है? इससे बेहतर ये होता है कि आप अपना पेपर स्किप कर दें अगर आपकी तैयारी नहीं है तो, ताकि बाकी लोगों के ऊपर ये प्रॉब्लम नहीं आए, बाकी लोग आपकी वजह से जो है वो उस तरह से बाहर खड़े होकर इंटर बोर्ड के बाहर एहतजाज ना कर रहे हो। देखिए, मैं इसमें सोशल मीडिया के मामलात को उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हाँ। आजकल बच्चे जो है ना, उनको रुझान सोशल मीडिया की जानिब ज़्यादा है, पढ़ाई से ज़्यादा सोशल मीडिया और ये मुख्तलिफ किस्म की जो आप उसमें चीज़ें आ रही होती हैं उसकी तरफ ध्यान ज़्यादा लगा होता है, तफरियात की तरफ ध्यान ज़्यादा है उनका। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे सोशल मीडिया, ठीक है, बच्चों को एक मैसेज ये देना ज़रूरी है कि भाई ठीक है, आप एंटरटेनमेंट के तौर पर इसको लें, ठीक है, तफरी करें, लेकिन पढ़ाई अपनी जगह पर है, ठीक है। लेकिन जिस तरह की वाक़यात अभी सामने आया कि भाई कुछ भी लिख दिया आपने कॉपी नहीं, आपकी जब तैयारी नहीं होती थी पेपर में, भाई जाहिर सी बात है हर पेपर में तो नहीं हर किसी की पूरी तैयारी होती, जो एक्यूरेट स्टूडेंट्स होते हैं बस उन्हीं की होती है। आपकी जब तैयारी नहीं होती थी आप क्या करते थे पेपर में? मतलब भाई एक तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा पेपर अच्छा जाए, ठीक है, मतलब कम से कम इतना तो जाए कि हमारे पासिंग मार्क्स आ जाएं भाई, 3 ठीक है ना? क्वेश्चंस लेकिन 4 अब ये क्वेश्चंस तो किए ही बिल्कुल होंगे। लेकिन इस तरह की फजूलियात और मजाक तफरी ये नहीं लिखते थे, क्योंकि हमें इसका अंदाज़ा होता था कि जो हम पेपर दे रहे हैं या हमारा इम्तिहान हो रहा है इसकी एक अहमियत है हमारी ज़िंदगी में भी और आगे चल के मुस्तकबिल में भी इसकी अहमियत होगी। तो इन बच्चों के, जिन बच्चों ने ये मजाक किया, उन्होंने बहुत ही गलत काम किया। ये उनको, उनके वालिदैन को भी समझाना चाहिए और उनको उन पर नज़र रखनी चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि भाई तालीम है तो सब कुछ है और तालीम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। और आप लोग ये बेवकूफियां करते कैसे हैं? आप लोगों का कॉपी नंबर तो उनके पास होता है। अभी तो उन्होंने सिर्फ आपकी कॉपीज दिखाई थी। खुदा ना खास्ता अगर वो ये बताएं कि ये कारकर्दगी किस बच्चे की है तो कितनी ज्यादा शर्मिंदगी होती है और आपकी वजह से पर वही होंगे। फिर वही ना, फिर कितना अफसोस होता है, कितना जो है वो बुरा लगता है। तो प्लीज ऐसा ना किया करें। तैयारी नहीं है तो ऑब्वियसली आप उसका कोई और अल्टरनेट को स्किप कर सकते हैं, उसको अगली दफा अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट ये चीजें करने से ना, जो बच्चे वाकई पूरा साल मेहनत करके पढ़ के आ रहे हैं ना, वो कल जा रहे हैं एहतजाज करने के लिए, वो आज सड़कों पर बाहर निकले हुए। लेकिन डेफिनेटली इंटर बोर्ड की जानिब से एक आ गया है जी, तलबात जो है उनकी गैर संजीदगी देखें आप। अब ये स्क्रूटनी हो रही है तो ये तमाम तर चीज़ें पता चल रही हैं। खैर चलते हैं हम और जो है वो जानते हैं कि आज सब्जियां जो हैं क्या भाव ताव चल रहा है। सो हियर वी गो नाउ। अच्छा जनाब, ये आ गया हमारे पास टमाटर 104 और इसके बाद जो है हमारे पास है आलू, वो है 81 और फिर उसके बाद हमारे पास है लहसुन, ये है 690 एंड वी हैव अदरक, ये है 265। उसके बाद जो हमारे पास गाजर आ गई है और गाजर 46 पर है। फिर उसके बाद हमारे पास है तुरई, ये है 40 पे। फिर उसके बाद जो है लौकी, वो है 23 पे एंड व्हाट वी हैव फूल गोभी 35 और फिर उसके बाद है खीरा 35 पे। फिर उसके बाद है भिंडी 316 पे। फिर उसके बाद है प्याज 98 पे और फिर ये हो गया है एंड अप और यहाँ पर आ गया इंस्टेंट ब्रेक। सो हम ये गए और ये वापस आए। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। तो जनाब, एक तरफ तो हमने आपको इनसाइड स्टोरी बताई कि ये सारा कुछ कारकर्दगी जो है वो तलबा और तालबात पेपर में करके आए। दूसरी जानिब अब उन तलबा और तालबात की बात जो कि वाकई एक जेन्युइन केस है, जो वाकई कहते हैं कि भाई हम बहुत अच्छे पेपर करके आए और हमें स्क्रूटनी करवानी है और स्क्रूटनी के हवाले से हम देखना चाहते हैं कि जो हमारा पेपर है उसमें हम फेल कैसे हो गए। ये वो वाकई मुतालबात है कि जो लोगों की जानिब से किए जा रहे हैं। इस पर जो जमात इस्लामी की अमीर मनम जफ़र साहब, उन्होंने कहा है कि जी कल 16 जनवरी को वो इंटर बोर्ड के बाहर जाएंगे और वहाँ पर एहतजाज होगा और उन्होंने कहा जी ये जो सारा कुछ हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, कराची के तलबा को पीछे करने की साजिश हो रही है। आजिज़ भाई, आप इस पे ज़्यादा बेहतर जो है वो नहीं करता कि कराची के तलबा ये सियासी स्टेटमेंट है, हकीकत ये नहीं है। इसमें एक और अहम बात ये है कि ई मार्केट की बात हो रही है। कल वज़ीर तालीम सरदार शाह ने कहीं खिताब करते हुए कहा है कि मशीनें जो है इंटर बोर्ड और मैट्रिक बोर्ड को दी जा रही हैं, सही कि एग्ज़ाम के पेपर्स की
मार्किंग का जो सिस्टम है हाँ। उसको ई मार्किंग के जरिए किया जाए, मशीनों के मतलब डिजिटलाइज किया जाए, हाँ। बजाय जो एक एक पेपर को एक ही उस्ताद बैठ के चेक कर रहा होता हाँ, है, हाँ। जिससे मसाइल जन्म लेते हैं। एक तो ई मार्किंग का अगर आने वाले साल से ये मामला हो गया तो ये मसला ही हल हो जाएगा। सही। दूसरी बात कि ग्रेडिंग का जो मसला है, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में कहा हूँ कि बोर्ड्स के अंदर करप्शन है, लोग पैसे दे के मार्क्स हासिल करते हैं, उसमें बोर्ड का अमला मुलविस होता है। सिर्फ इंटर बोर्ड नहीं, मैट्रिक बोर्ड नहीं, इवन जो प्राइवेट बोर्ड्स हैं, ज़ियाउद्दीन बोर्ड्स हैं, आगा खान बोर्ड है, इनमें भी इस तरह के मामला केसेस सामने आए हैं, बाकायदा हाँ। इंक्वायरीज में सामने आए। तो अब अगर ये हो रहा है तो फिर इसका एक तरीक़ेकार है कि ऑनलाइन कर दें आप सब। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों, देखें मैट्रिक और इंटर का जो बच्चा है वो अब छोटा बच्चा नहीं रहा स्कूल का। और जैसे अभी मेराज भाई कह रहे वो सारा दिन मोबाइल फ़ोन वैसे ही इस्तेमाल करता है वो बच्चा, तो क्यों ना आप इस पूरे सिस्टम को ही कंप्यूटराइज कर दें, पूरे क्वेश्चनर्स को कंप्यूटराइज कर दें, बच्चों के आंसर्स को कंप्यूटराइज कर दें, सारा मामला। अब दुनिया भर में ये लिखने वाला काम बहुत कम हो रहा है। असल में फिर मसला वही आ जाता है ना कि अगर कंप्यूटराइज कर देंगे तो उनको फिर ये होता है ना कि वो तो फिर बात ये होगी कि तलबा और तालबात जो कि पढ़ने वाले तलबा और तालबात हैं उनके लिए तो बड़ी आसानी हो जाएगी, ये तो बहुत अच्छी बात है और सजेशन भी बहुत अच्छा है। लेकिन फिर वो हमारे यहाँ एक कल्चर भी तो है ना कि जी कॉपीज तो भरनी ही है, मतलब लिखना ही है, एक पेज का आंसर तो भाई टीचर को पसंद ही नहीं आना, यही कॉन्सेप्ट होता है ना मेराज भाई। नकल देखिए, इस बार नकल पे सख्ती हुई है। जब नकल पे सख्ती होती है तो फिर रेशो ये बनता है, बच्चे फेल हो जाते हैं, फिर वो सियासी इशू बन जाता है। सही। कंप्यूटराइज सिस्टम में ये होगा कि नकल भी नहीं होगा और वो जो कॉपी भरने वाला कंसेप्ट है वो भी खत्म हो जाएगा। जो पढ़ाकू बच्चे होंगे वो अपना काम भी कर लेंगे। बिल्कुल मेराज भाई बहुत अच्छी सजेशन दी है आजिज भाई ने। ये कर सकेगी हमारी गवर्नमेंट, ये कर देगी कंप्यूटराइज करना चाहिए उनको। देखें मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, क्या हमारे यहाँ डिजिटल इंतखाबात नहीं हो सकते? हो सकते ना। जब आप एक बैंक अकाउंट खोलने के लिए, एक सिम लेने के लिए मोबाइल फोन की बायोमेट्रिक पे चले गए हैं, हो सकता है ना। तो इसी तरह यहाँ भी हो सकता है भाई, इंतखाबात अगर हो जाए हो सकता है कि कंप्यूटराइज सिस्टम कर दें तो जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ना ही शुरू कर दें, क्योंकि उनको ये पता होगा ना कि अब लंबा लंबा तो हमने लिखना नहीं है, देखिए अब बहुत कुछ तो हमने लिखना नहीं है, अब तो समझना है और समझ के पढ़ना है और आगे प्रेजेंट करना है। इंतखाबात भी इम्तिहान ही होता है ना। एग्जैक्टली ठीक है ना। इसी तरह बच्चों की पढ़ाई का मामला वो भी इम्तिहान होता है। आप दोनों चीजों को डिजिटलाइज कर दें, उसके बाद आप देखिएगा कि जो बिल्कुल हकदार लोग हैं उनको उनका हक भी मिलेगा और नताइज बिल्कुल शफाफ आएंगे। सही, बिल्कुल। लेकिन ये हो जाए तो बात है। बात ये है कि अब इसमें बाकी आजिज भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम इसको ये बोले कि जी कराची वालों के साथ ज्यादती हो गई। देखिए जी ज्यादती वाली बात नहीं है, सबको बराबर लेके चलना चाहिए। सही, ठीक है ना, क्योंकि कराची भी सिंध का हिस्सा है। हाँ। ठीक है ना, तो सबको बराबर लेके चलना चाहिए, क्योंकि बच्चे देखिए सबके यकसा होते हैं और मोहब्बत करने वाले होते हैं, तो उनका ख्याल रखना पड़ेगा। मुस्तकबिल के मेहमान हैं। देखिए कुछ शरारती ज़रूर होते हैं जिन्होंने शरारती की, लेकिन ऐसा उसको दरगुजर कर देना चाहिए, लेकिन उनको वार्न करने के बाद कि वो आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। और उसके बाद अगर इसको डिजिटलाइज कर देते हैं ये तो बहुत अच्छा है कि ये बोर्ड्स भी हमारे जो हैं, वरना इन्होंने सही कहा, जो प्राइवेट बोर्ड्स हैं, आगा खान बोर्ड हो गया, दूसरे जो हो गए, तो वहाँ तो ऐसी कभी शिकायत हमें सुनने को नहीं मिलती है। सही, बिल्कुल ठीक है। ये सरकार में आगे शिकायत क्यों सुनने को मिलती है? क्योंकि हमारे यहाँ आज से नहीं, मतलब बरसों से करप्शन का सिलसिला जारी है। हम भी जब 9th मैट्रिक में थे तो हमें किसी ने कहा था कि जी आप पैसे दें और अपने नंबर बढ़वा लें। अच्छा, वो तो हर साल हर किसी के पास ये ऑफर आ रही होती है, ये तो एक कॉमन बात होती है, ये बरसों से होता है। ये तो एक कल्चर बना हुआ है यहाँ का। बिल्कुल ऐसी। किसी ने आपको नहीं भी पास कराना होगा ना, वो भी एवं ही आपको कह के चला जाएगा कि भाई ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये जो गॉसिप होती है ना, ये कि जी पेपर से पहले पेपर लीक हो गया, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना वो कहते हैं लीक हो गया तो हो गया, अभी हमें जो है ना वो इसके ऊपर फोकस करना है, हम अपना पढ़ रहे हैं, देखा जाएगा भाई। तो अगर जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप मेहनत करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत को रायगा जाने दें। इतनी सी भी मेहनत अगर आपने की होगी उसका आपको रिजल्ट मिलता है, और ये आप इंप्लीमेंट करके देख लें, किसी भी फील्ड में, पढ़ाई में हो या काम में हो, आपकी मेहनत का फल आपको मिलता है ज़रूर। तो शो में या वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे
तो फिर दीगर टॉप स्टोरीज जो है वो डिस्कस करेंगे। आजिज़ भाई और मिराज भाई जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, और उसके बाद जो है वो अब जब हम वापस आएंगे तो आपको हम दिखाएंगे ट्राईसाइकिल। जी हाँ, हम भी किसी से पीछे नहीं है, हम भी जो है वो अपने बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं और हमने भी बना लिया ट्राईसाइकिल। सो स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। सो वेलकम बैक। आप देख रहे होंगे कि मैं इस वक्त इस ट्राईसाइकिल पर मौजूद हूं, और इस ट्राईसाइकिल पर मौजूद होने की वजह यह है कि अब पाकिस्तान में भी ये ट्राईसाइकिल इंट्रोड्यूस हो चुकी है, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि ख़वातीन जो हैं, आपने देखा होगा, बल्कि इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ख़वातीन के लिए जो स्कूटी और फीमेल बाइक इंट्रोड्यूस करवाई है अब्दुल्ला लाशारी भाई, वो इस वक्त हमारे शो में मौजूद हैं, और उन्होंने ही ये जो ट्राईसाइकिल है इसको भी इंट्रोड्यूस करवाया है। और ये उन ख़वातीन के लिए है जिनसे बैलेंस नहीं होता है, या फिर वो स्कूटी जो है वो नहीं चला पाती हैं, या फिर इस तरह के लोग जो कि बाइक नहीं चला पाते हैं सही से, वो ये ट्राईसाइकिल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। यकीन करें, अभी ब्रेक में जब मैं इसकी प्रैक्टिस कर रही थी ना, तो मुझे भी ये चलाना आ गई। ये बहुत ईजी है, बहुत आसानी से जो है ये चल जाती है, और काश कि मैं जो है इसकी राइड आपको यहाँ पर लेकर दिखा सकती, लेकिन ऑब्वियसली मैं ट्राई करूँगी कि ऐसा भी मैं कर सकूँ। लेकिन अभी आपकी मैं मुलाकात करवाती हूँ अब्दुल्ला भाई से, जो कि इस वक्त हमारे शो पर मौजूद हैं, और उन्होंने ये ज़बरदस्त काम जो किया है ना अवाम के लिए, यू नो, इट्स अमेजिंग। ये ट्राईसाइकिल है जो बहुत आसान है चलाने में, और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि इसमें आपकी अपनी जो है वो कोई खुद से कोई एनर्जी नहीं लग रही। ये बिल्कुल ऑटोमेटिकली जो है वो एक बटन प्रेस करके, और फिर यहाँ से इसको जब आप आगे पीछे करेंगे तो ये आसानी से आगे भी जा रही है और पीछे भी जा रही है, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग। तो अब्दुल्ला लाशारी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई अब्दुल्ला भाई कि आपने ये ज़बरदस्त जो है वो ट्राईसाइकिल बनाई है। ये बताइए कि ये आपके पास, ये आप पहले आपने ख़वातीन की बाइक जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, पहले आपने ये बताया कि भाई किस तरीके से जो है वो स्कूटी चलाई जा सकती है, वो कल्चर आप लेकर आए। अब ये ट्राईसाइकिल का कल्चर, तो ये कैसे आपके जहन में ये आइडियाज़ आ रहे हैं कि भाई आवाम की सहूलत के लिए सारे काम करने चाहिए? ऑल दो हमारी जो ख़वातीन हैं वो अभी तक भी बहुत शाय फील करती हैं कि भाई नहीं, हम स्कूटी पे नहीं जाएंगे, हम ट्राईसाइकिल पे नहीं जाएंगे, लेकिन ये वाकई में बहुत कंफर्टेबल है। जी अब्दुल्ला भाई। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश की कि अगर ख़वातीन जॉब पे जा सकती हैं या किसी और चीज़ों को देख सकती है, घरेलू चीज़ों को देख सकती है, तो उनको सवारी चलाने में प्रॉब्लम क्यों आती है? सिर्फ पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जहाँ पर ख़वातीन का मोटरसाइकिल चलाना एक ऑड समझा जाता था, और इसमें बहुत सारे मामलात थे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की, और आज 6 सालों के अंदर आप देख रही हैं कि हर गली, हर शहर के अंदर आपको मोटरसाइकिल या स्कूटी ख़वातीन के लिए मिलेगी। जी जी। अब कुछ ख़वातीन को फोबिया होता है कि मुझसे बैलेंस नहीं होगा, मैं गिर जाऊंगी, और आजकल आपके सामने ट्रांसपोर्ट के हालात हैं, तो सवारी बहुत ज़रूरी हो चुकी है। तो हमारा स्लोगन भी यही है कि अब चले और भी आसान। तो ये उन अफराद के लिए सबसे बेस्ट है जिनको चलाने में कुछ मुश्किलात आती हैं, या उनसे नहीं चल पाती है, बैलेंस उनका, उनको कोई प्रॉब्लम आता है, तो उसमें मुख्तलिफ इदारों के साथ, मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ हमें कुछ डील्स की, और उनके साथ बैठ के फिर उनको कुछ चीज़ें दी, और फिर ये माशाल्लाह से बेलनिंग ने इम्पोर्ट किए, और उसके साथ ये हम इसको सेल कर रहे हैं, और पूरे मुल्क के अंदर इसकी डिमांड है इस वक्त। अच्छा, ये बताइएगा कि इसका जो फीडबैक है वो कैसा आ रहा है? देखिए, ये एक चार्ज पे तकरीबन 55 किलोमीटर चलेगी। अच्छा। और 2 यूनिट से 3 यूनिट कंज्यूम होंगे, जिसकी लागत बनती है 120-130 रुपए। ठीक। अगर हम पेट्रोल के मुकाबले में देखें तो आधे से भी कम है। ओके, सही। अगर एक खातून अगर आज कहीं जॉब पे जाती है रिक्शा या टैक्सी पे, तो उनको 20 किलोमीटर के तकरीबन 300 या 400 जाने के और 300-400 आने के आते हैं, तो पर डे वो 700-800 रुपए दे रही थी। हाँ। अच्छा, इसमें कितनी स्पेस है अब्दुल्ला भाई? आप देख भी रहे होंगे, इसमें कितनी स्पेस है यहाँ पे ना? जी, कीज देंगी। इसमें एक तो ये आपके पास आ गया, सेकंडली आपके पास हैंडलिंग ऑप्शन है कि आप किस तरह से बैठना चाहें। इसके अंदर आप अपनी सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, आगे पीछे कर सकते हैं सीट को, ये इस तरह से उसके हिसाब से। हाँ, सही। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। इसमें क्योंकि ख़वातीन के पास काफी चीजें होती हैं, तो उनके लिए पीछे इसमें काफी जगह भी दी हुई है इन्होंने ना, कि काफी चीजें हैं वो रख भी अपनी सकती हैं। और फिर इसके अंदर एक हिडन बॉक्स भी है। ओके, एक हिडन बॉक्स भी है। अगर ये दिखाएं तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये हिडन बॉक्स भी है, अगर कोई मतलब खातून अपने बच्चे को लेकर जा रही हैं तो उसकी चीज़ें वीज़ें भी इसमें रख सकती हैं। हाँ, दैट्स यू नो दैट्स रियली ग्रेट।
वाओ दैट्स सबसे नाइस। बड़ी खूबी ट्राईसाइकिल के अंदर ये है कि इसमें रिवर्स गियर भी मौजूद है। हाँ, वो मैंने बिल्कुल अभी जब मैं बैठी थी और मैं इसको ट्राई कर रही थी चलाने के लिए, तो उसमें रिवर्स गियर भी मौजूद है और दूसरा वो बस आपने एक बटन प्रेस करना है और बटन प्रेस करके जब आप रिवर्स गियर लगाएंगे तो ब्रेक भी यहाँ से जो है वो लग रही है। मतलब इट्स रियली गुड। ये बिल्कुल ऐसी लग रहा है जैसे कि वो प्ले लैंड्स वगैरह में, हाँ, हम लोग बिल्कुल कार जो है वो मूव कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल मुझे वही वाला जो है ना वो फॉर्मूला लग रहा है। बट ये कितनी रिलायबल है बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक के बीच में, क्योंकि आपको पता ही है कि कराची की जो ट्रैफिक है और उसमें ये जो क्यूट सी ट्राई साइकिल है, ये चल जाएगी अब्दुल्ला भाई? देखिए, कोई भी चीज तब कामयाब होती है जब उसका सामान आपको मिल जाए और जब उसको आपको आफ्टर सेल सर्विस मिल जाए। हाँ। तो इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको आफ्टर सेल सर्विस भी दे रहे हैं। हाँ। और मुख्तलिफ हमारी जो खवातीन के लिए पाकिस्तान के अंदर हमारा सिलसिला ये कि अगर आपकी बाइक पे कोई कंप्लेन आ जाती है, स्कूटी पे कोई कंप्लेन आ जाती है, हाँ। तो हमारा नुमाइंदा आपकी तरफ आके उसको देखेगा और फिर ठीक करेगा। क्योंकि खवातीन रिक्शे में डाल के या सुजुकी में डाल के तो नहीं लाएंगी। अगर कोई हाँ। कंप्लेन आती है कंप्लेन तो हमारी आती है तो। टीम आपको कांटेक्ट करके आपसे रब्ता करके आपको सर्विस देगी। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला लशारी भाई जो है वो इस वक्त हमारे शो पर आए। और ये ट्राईसाइकिल गिफ्ट है उन तमाम खवातीन के लिए जिनसे जो है वो 2 पहियों वाली बाइक जो है वो बैलेंस नहीं होती। तो दिस इज़ रियली वेरी गुड। शो में या वक्त एक ब्रेक का, वापस आएंगे तो फिर करेंगे ढेर सारी बातें। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं ब्यूटी से रिलेटेड। और क्योंकि शादियों का सीज़न भी है, इवेंट का सीज़न भी है, तकरीबात का सीज़न भी है, और कोई भी सीज़न हो लेकिन उस सीज़न में स्किन जो है ना वो शाइन भी करनी चाहिए और स्किन जो है वो अच्छी भी लगनी चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, उम्मे राहिल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह का। अच्छा, उम्मे राहिल जब पहले हमारे शो पर आई थी ना, तो हमने डिसाइड किया था कि उम्मे राहिल ने जो है वो हमें कुछ ना कुछ कोई ऐसी ट्रीटमेंट या कोई ऐसा जो है वो प्रोसीजर करके दिखाना है जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। लेकिन उससे पहले एक और जो है मेरे पास आप लोगों के लिए बर्थडे है और हमारे लिए भी वो बर्थडे बड़ी ख़ास है। और वो बर्थडे ख़ास इसलिए है कि ये जो लेडी हैं ये यहाँ पर काम करती हैं, लेकिन मेरे साथ इनका ख़ास ताल्लुक़ क्यों है? क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट और एंकर का जो होता है ना बड़ा ख़ास ताल्लुक़ होता है। ये मेरी बहनों की तरह भी हैं। तो ये हैं जनाब सादिया हक, और बड़ी ज़बरदस्त मेकअप आर्टिस्ट हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम करती हैं और इनके मेकअप्स, इनके हेयर डू बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो सादिया का है आज बर्थडे। सादिया, हैप्पी बर्थडे टू यू एंड आई लव यू, विश यू मेनी मोर टू कम। तो सबसे पहले चलते हैं सादिया की ज़रा एक खूबसूरत सी पिक्चर्स देखते हैं, फिर उसके बाद एक दफ़ा फिर से ज़रा विश कर देते सादिया को। सो हियर वी गो नाउ। ये है जनाब सादिया, और सादिया झूले पे बैठी हुई है। वाह जी वाह, वाह भाई सादिया, आप कहाँ घूमने गई हुई थी? हाँ, ये तो मुझे अभी की कोई पिक्चर लग रही है। तो सादिया, आपको बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो। और आपका जो बर्थडे है वो अभी हमने थोड़ी देर बाद सेलिब्रेट भी करना है। वाह भाई वाह, एक और पिक्चर आ गई। ये सादिया की शादी में कहीं गई होंगी सादिया, ये वहाँ की पिक्चर है। ये दाऊद हैं सादिया के साथ। और उसके बाद वाह भाई सादिया, आप इतना घूम फिर रही हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा जी, ये जो है एक और पिक्चर आ गई सादिया की। तो जनाब क्या बात है, बस कुछ देर और कुछ लम्हों का इंतज़ार है, उसके बाद हमारी टीम जो है खाएगी केक। और उम्मे राहिल भी हमारे साथ होंगी। उम्मे राहिल हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातें करते हैं आप लोगों की स्किन केयर की। उम्मे राहिल, आज कौन सा प्रोसीजर जो है वो आप हमारे लिए लेकर आई हैं, हमारे नाजरीन के लिए लेकर आई हैं कि भाई जो लड़कियां होती हैं ना उनको ये होता है कि हमारी स्किन जो है ना वो ग्लो भी करे और जो है ना शाइन भी करे। इसके अलावा हमारी स्किन ना जैसे असली में ना वैसे ना दिखे, मतलब जब हम सो के उठे ना तो बस वो वैसे ही दिखे जैसे दुनिया देखना चाहती है उसको। ये कोई है इसके लिए कोई ऐसा प्रोसीजर? बिल्कुल सबा, ऐसा है कि हमारे क्लिनिक में जो है हाँ। मतलब एक रश लगा होता है अपॉइंटमेंट्स के ऊपर कि स्लॉट नहीं मिल रहा होता। हाँ। वो होता है बीबी ग्लो और ग्लास स्किन का। अच्छा, बीबी ग्लो और ग्लास स्किन खासकर ब्राइड्स के लिए भी, और बाकी वो लोग भी, खवातीन बच्चियां बहुत इंटरेस्टेड होती हैं जो कि ट्रैवल कर रही हैं, कहीं बाहर जा रही हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो उनको होता है कि जी हमें हर जगह हर वक्त मेकअप ना करना पड़े। और स्पेशली जब ब्राइड्स की बात करेंगे, ऑब्वियसली एक दिन तो आपने मेकअप पे लाखों रुपए खर्च कर दिया, हाँ, सुबह तो मुंह धोना ही है ना। मुंह धोना ही है, यही तो प्रॉब्लम है। जब मुंह धुलेगा तो फिर क्या होगा? तो हम ऐसा मुंह कर देते हैं अल्लाह के हुक्म से कि वो आप मुंह धो के भी आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश रहती है। और आपको बहुत ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं होती। हल्का सा आपने टेंट लगाया है, ग्लॉस लगाया, और आप बिल्कुल रेडी है किसी भी फंक्शन में भी जाने के लिए। अरे वाह, ये नहीं कि भाई आपने जब जो ये स्पेशली ब्राइड्स के लिए ये कि भाई जब आप सुबह सो के उठ रहे हैं तो आपका ऑलरेडी जो है वो थोड़ा थोड़ा बेस
अच्छा, जो है वो बिल्कुल हाँ, बेस लगा कह हुआ, लें, हाँ। क्रीम कह लें, बेबी क्रीम जिसे अच्छा, हम क्रीम, लगाते हैं, हाँ। इसलिए कि बेस एक हैवी टच देता है, हैवी लुक देता है, बट बीबी ग्लो का जो ट्रीटमेंट है बड़ा नेचुरल इफेक्ट देता है, मतलब अच्छा। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि सामने वाले ने बीबी ग्लो करवाया हुआ है, ओके, इसलिए कि वो आपके स्किन के अंदर जाके हम जो भी सीरम जो कलर्स होते हैं वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं और बिल्कुल स्मूथ सी लुक आ जाती है। चलिए जी, बिल्कुल स्मूथ सी लुक आ जाती है। तो ये हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, उम्र आइल जो है आपको यहाँ पर बिल्कुल बता दिखा भी रही रही हैं। यहाँ पर जो है ये मॉडल भी मौजूद हैं और उनका होने जा रहा है जी बीबी ग्लो। अच्छा। और जरा बताइएगा उम्र आइल, ये पहले पहले हाँ। बिल्कुल बीबी ग्लो डॉक्टर जिशाना भी कर रहे हैं और ये हमारी मॉडल है। अच्छा देखिए, बीबी ग्लो के लिए शर्त ये होती है कि आपके स्किन का क्लियर होना। सही। अगर स्किन पे बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है, ऐसे कि हम मेकअप नहीं कर रहे हैं, हाँ। हम स्किन के एक नेचुरल कलर के मतलब 1 से 2 टोन लाइटर उसको शेड पे जा रहे हैं। सही। तो हमारे पास जो ट्रीटमेंट्स के मतलब बच्चियां आती हैं, हम उनके स्किन को पहले ट्रीट करते हैं, स्किन हाँ। तो क्लियर हो जाती है। हाँ। तो देन ये प्रोसीजर स्टार्ट होता है। अच्छा, इसमें क्या है, डर्मा पेन यूज हो रहा होता है। हाँ। हल्की सी हम जो है ना स्किन को नम कर देते हैं ताकि स्किन के अंदर हम डीप लेयर में जाके स्किन के अंदर जो है हाँ, शेड जो है वो कलर जो है वो उसके अंदर पेनिट्रेशन हो जाए। सही। अच्छा, नमिंग हमने करके रखी भी थी। सबसे पहले जो हम डिफरेंट सीरम्स को लगाते हैं सही। 1 बाय 1। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ कलर उठाया और लगा दिया, हाँ, ऐसा हाँ, नहीं है। अच्छा। हम स्किन को प्रेप करते हैं, जैसे हाँ। इसमें डिफरेंट सीरम्स हैं, इसके अंदर विटामिन सी होता है, इसके अंदर हाइलोनिक एसिड होता है, वो ब्राइटनिंग एजेंट्स होते हैं, वो ओके। सारे अभी देखिए आप सीरम का एक कॉकटेल बना हुआ है। हाँ। और ये सीरम पहले तो अभी लगाया अभी ये क्या कर रहे हैं, ये पूरा serum पेनिट्रेट कर रहे हैं अंदर ना? बिल्कुल। हाँ, सही। ये डर्मा पेन के थ्रू जो है स्किन के अंदर उसको बिल्कुल सही। पेनिट्रेट करेंगे। ये थोड़ा पेनफुल होता है? बिल्कुल भी नहीं, नहीं। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, सही। नम भी करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ। नम इसलिए करते हैं कि देखिए अगर हम नम नहीं करेंगे तो बिल्कुल आपकी ऊपर की जो सुपरफिशियल लेयर पे अगर आपके हाँ, लग रहा है तो वो हाँ। जल्दी निकल जाएगा। अच्छा, ओके। हमने इसको थोड़ा सा डीप इसलिए करना हाँ। है कि आपके स्किन के अंदर वो रहे और कुछ अरसा लास्ट करे। हाँ, ऐसा नहीं कि आपने मुंह धोया उतर गया, मुंह फायदा धोया क्या? उतर गया। तो इसकी क्या ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, मतलब 3 महीने 2 महीने कब तक देखिए, ये जो है? डिपेंड करता है। इसके बाद जो है इसको जब हम लगाते हैं इसके 2 सेशन रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा। 2 सेशन 15 डेज अपार्ट, उसके 2 सेशंस रिक्वायर्ड अपना मतलब करने होते हैं। हाँ। देन उसके बाद आपको पील नहीं करनी होती है। हाँ। आपको बहुत ज्यादा स्क्रबिंग नहीं करनी होती है। ओके। तो ये तकरीबन 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक चल जाता है। ठीक, ओके ओके। अच्छा, स्किन का ख्याल रखने के सही। लिए हम जरूर तो उसके बीच में फिर अब किसी ने बीबी ग्लो करवा लिया तो उसके बीच में अगर उसको फेशियल लेना है या कुछ भी नहीं? हाइड्रा ले सकते हैं, अच्छा, ले सकते हैं। क्लींजिंग करवा सकते हैं, आप पीआरपी कर सकते हैं, सब कुछ। लेकिन ज्यादातर पील जो है आप पील ऑफ नहीं कर सकते? पील ऑफ नहीं करना है, पीलिंग नहीं, केमिकल पील। और फिर वो जो स्क्रबिंग, बहुत सारे लोग स्क्रब वाला जो है वो स्क्रब कर रहे होते हैं, तो हाँ, उससे ज्यादा आपकी डेड स्किन उतरेगी। हाँ। अब उतर के जहर से तो वो कलर निकलना शुरू हो जाएगा। कलर निकलना तो शुरू हो आप जाएगा। एटलीस्ट जो है उसके जो आपके सीरम्स हैं उसको स्किन के अंदर रहने दें, स्किन इतनी हेल्दी हो अच्छा, जाती है। ये जो आपने बताया ना कि कलर हम फिर अंदर डाल देते हैं स्किन में और फिर वो पेनिट्रेट कर देते हैं, तो क्या ये कलर चूज करते हैं लोग अपनी मर्जी से आके? अच्छा, हम लोगों की मर्जी से नहीं जाते। हाँ, अच्छा, अपनी मर्जी से नहीं, लेकिन देखिए लोगों की मर्जी मैं आपको बताती हूँ, मैं आम आवाम हूँ ना भाई, मैं और मेरे सामने उम्मे राहिल है, तो उम्मे राहिल जी मुझे जो है वो बिल्कुल आपने गोरा कर देना है और मुझे मेरा स्किन कलर जो है ना वो बिल्कुल आपने बिल्कुल गोरों वाला कर देना है। अब आप मुझे मना बताएं। कर भगा तो आप देंगे। फिर किस तरीके से जो है ना, क्या डिमांड क्या होती है लोगों की? देखिए, लोगों की डिमांड ये होती है, अब माशाल्लाह लड़कियां, हाँ। खवातीन लोग बड़े समझदार हाँ। हो गए, हाँ। उनको पता है कि हम कलर को चेंज नहीं कर सकते। हाँ। और बिल्कुल आप डिफरेंट टोन में जाएंगे तो आप पूरी बॉडी का कलर तो नहीं चेंज कर रहे नहीं हैं। कर सकते, आपका मुंह हाँ। आपका लगेगा ही नहीं। हाँ। हमें नेचुरल लुक रखनी होती है। हाँ, ये कि 1 से 2 टोन लाइटर हो जाता है। अच्छा, आपकी सही। स्किन स्मूथ हो जाती सही। है, आपकी स्किन फ्लॉलेस हो जाती है, हाँ। हल्के फुल्के निशानात खत्म हो जाते हैं। हाँ। आपने सिर्फ ग्लॉस भी लगाई है तो आप घर में उठ के सबको मुंह दे सकती हैं। यानी अगर आप अपने ससुराल में मौजूद हैं और आपकी नई नई शादी हुई है हाँ। और बारात के बाद, अब क्योंकि अभी वलीमे में जाने में तो टाइम है ना भाई, तो बिल्कुल। जब वलीमे में जाने में टाइम है तो फिर अगर आपका बीबी ग्लो हुआ होगा तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आप बिल्कुल आराम नहीं। से जाके सिर्फ टिंट सी लिपस्टिक लगा के बैठ सकती हैं और लोग कहेंगे वाह वाह क्या नेचुरल ब्यूटी है जनाब। बिल्कुल, जैसे नॉर्मली होता है कि बच्चियां जो है अक्सर अभी तो रूटीन के अंदर जो है हाँ। बीबी क्रीम लगा रही होती हैं सही। या टिंटेड सनब्लॉक लगा रही होती हाँ। है, तो यूँ समझ ले कि हल्का सा टिंट आपके स्किन में नेचुरली उसके हाँ। अंदर पेनिट्रेट कर दिया जाता है। अच्छा, इसके सही। अंदर मैं बताऊं कैमोफ्लेज भी कर रहे होते हैं। हाँ। विटलाइगो के पेशेंट्स को कैमोफ्लेज भी किया जा रहा होता है। हाँ। लोग इसके अंदर बहुत डिफरेंट शेड्स भी ले रहे होते हैं, डार्क एंड लाइट टोन भी कर रहे होते हाँ। हैं, बट हम इसके मगर देख के कितना करते हैं। फर्क आ जाता है स्किन टोन में, कितना अच्छा, कितना यहाँ फर्क आ पे जाता मैं है? आपको क्योंकि अभी बिल्कुल- तो इनकी स्किन टोन हमने अभी देख लिया है कि क्या है, अभी देखते हैं ना कि कौन सी इनको कौन से कलरिंग इनके ऊपर की है। हम तो जो आपकी स्किन टोन जैसे आपके है, आपकी स्किन कलर फेयर है, तो हम हाँ। उस पर ब्राइटर ही मतलब ब्राइट शेड ही लगाएंगे। तो फेयर कलर पे अगर ब्राइटर ही शेड लगाएंगे तो और ब्राइट हो जाएगा नहीं?
देखिए इसका सिर्फ मकसद ब्राइट करना नहीं है। अच्छा। आपके स्किन देखिए कुछ भी हो, जब आप जो है ना, आप यूँ समझ लें कि हम जब मुंह धो रहे होते हैं तो हमारा स्किन बिल्कुल इवन टोन नहीं होती है, इवन टोन और एक फ्रेश लुक नहीं आ रही होती है, तो हम उस पर कुछ लगाते थे कि स्किन पे एक हल्का सा इवननेस आ जाए और स्किन बिल्कुल फ्रेश हो जाए। तो ये जो है आपका यूँ समझ लें कि आपके स्किन को एक बिल्कुल ऑल द डे ऑल द टाइम फ्रेश लुक देने के लिए होता है। और इसमें हम बच्चों को गाइड करते हैं, बच्चों को समझ में आता है कि हम बिल्कुल आउट शेड जाके नहीं लगाते। अब देखिए व्हीटिश कलर था बच्ची का, हमने थोड़ा सा पिंक के अंदर शेड रखा है, पिंकिश टोन आएगी और हल्का सा ना नेचुरली इसके अंदर एक ग्लो आएगा, लगेगा जैसे कुछ लगाया हुआ, स्किन फ्रेश एंड हल्का लाइक जैसे हमने कोई बीबी क्रीम लगा ली है, बीबी क्रीम लगा इस तरह से होगा। अच्छा, जब सीरम्स थोड़ा दिखाइएगा ये प्रोसीजर होते हुए, जब हम सीरम्स को पेनिट्रेट करते हैं तो सीरम जो है उसके साथ उसके अंदर उसकी शाइन को बढ़ा देता है। एक बीबी ग्लो होता है, एक होता है ग्लास स्किन। बहुत सारी खवातीन जो है जिनके घरों में फंक्शन होता है। मेरा ये ग्लास स्किन क्या होती है? मैं तो सुन के ना मुझे ग्लास पता नहीं, कोरियन स्किन, ग्लास स्किन, आज जरा बता ही दें आप। ग्लास स्किन एक्चुअली होती है पोरलेस स्किन, हाँ, और उस पे एक हल्की सी चमक, मतलब एक ऐसी चमक है स्मूथ, आपका पोर जब क्लोज है बिल्कुल, आपको फाइन बिल्कुल टाइटली क्लोज पोर है, आपकी पोरलेस स्किन है, तो इस वजह से सेब की जिल्द आप देखिए चमकता हुआ सेब नजर आता है, और कीनों को देखें तो पोर्स नजर आते हैं, उसमें जो स्मूथनेस आपको सेब के ऊपर नजर आ रही है, स्मूथ लेयर नजर आ रही है, आपकी स्किन भी ऐसी स्मूथ और शाइनी हो जाती है। वाओ, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो उसके लिए डिफरेंट सीरम्स लगाए जाते हैं, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, तो ये दोनों प्रोसीजर मिला के करवाए जा सकते हैं? करते हैं। ठीक है, बीबी ग्लो में हम मोस्टली सीरम्स ऐड करते हैं, इससे कि जाहिर सी बात है अगर आप कोई चीज लगाएंगे जिससे बीबी क्रीम की तरह से आपकी स्किन में सफेद चूना लगाया हुआ है, ऐसा नहीं। हम सीरम्स ऐड करते हैं, उसमें विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है, हाइलोनिक एसिड होता है, जो कि नेचुरली स्किन को ग्लो भी दे रहा होता है और स्किन का जो कलर है वो इनहेंस कर रहा होता है। सही। तो अभी आप देखेंगे, अच्छा यहाँ पे देखिए, अब जैसे हमने लगाया, अब आपको लगा कोई चीज लगी हुई है, इसके ऊपर 2 से 3 कोटिंग्स होती हैं। अच्छा, यही नहीं कि आपने लगाया और आप मुंह धो लेंगे, इसको हम कम से कम 12 से 20 घंटे छोड़ते हैं। ओके, 12 से 20 घंटे अगर आपने छोड़ा उसी जाता है। वक्त देखिए अभी पोर्स खुले हुए हैं, कलर अंदर है, अगर आपने उसी वक्त वॉश कर सब कुछ निकल जाएगा। ओके ओके। तो हम इसके बाद मास्किंग करके इसको थोड़ा छोड़ते हैं, ताकि स्किन के अंदर वो कलर जितना स्किन ने पीना है, अंदर बैठना है, सेटल होना है, पूरे पोर्स के अंदर वो सेटल हो जाएगा। देन उसके बाद आप इसको वॉश करते हैं। सही। चलिए जी, शो में या वक्त एक ब्रेक का प्रोसीजर जो है वो बीबी ग्लो वाला वो जारी है, और उसके बाद हम आपको रिजल्ट दिखाएंगे कि इनकी जो स्किन है वो कैसे निकलती है और क्या जो है ना वो डिफरेंस आप खुद भी फील करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी। वेलकम बैक। तो जनाब उम्मे राहील हमारे साथ हैं और इस वक्त जो उनकी मॉडल हैं उनका इस वक्त प्रोसीजर हो रहा है, ये हो रहा है बीबी ग्लो। अच्छा, ये बताइएगा कि आप अभी कौन से सीरम्स जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, ताकि साथ साथ हमारे व्यूवर्स को ना पता भी चलता जाए कि भाई कौन कौन से सीरम्स जो हैं वो पेनिट्रेट हो रहे हैं स्किन में और क्या जा रहा है स्किन में अंदर। अच्छा, हमने इनके सबसे पहले यूज़ किया है वाइटनिंग स्टेम सेल सीरम, ठीक है। फिर इसके बाद हाइलोनिक एसिड है, हाइलोनिक बूस्टर है, हाँ, और थर्ड इसमें है एक्वा स्टेम सेल। एक्वा स्टेम सेल, सही। स्टेम सेल हाइड्रेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, हाइड्रेट रखने के लिए हमने इसमें यूज़ किया है कोलेजन एम्प्यूल्स, ये कोलेजन है, ठीक है। इसके बाद हमने बीबी ग्लो के सीरम्स यूज़ करे हैं फेस पे इनके, जो कि मैं आपको दिखाऊं। ये 2 शेड हैं हमारे पास अभी फ़िलहाल, तो मैंने इनको डार्कर पिंकिश टोन इनको चाहिए थी, इस वजह से मैंने इनको पिंक टोन में शेड दिया फेस पे। अच्छा, ये वाली टोन आपने इनको दी है, ये वाली डार्कर पिंकिश टोन है बेसिकली, और ये थोड़ी सी लाइट टोन है, बट ये ज्यादा थोड़ा सा फेयर करती है या समथिंग। पिंकिश ज्यादा अच्छा लगता है, अच्छा, ज्यादातर लोग इसको प्रेफर करते हैं, इस वजह से। सही सही। अच्छा, इसमें सारे शेड आते हैं, हर स्किन के लिए शेड मौजूद है, और डिफरेंट, मतलब यूँ समझ ले कि बिल्कुल डार्क स्किन से लेके फेयर स्किन तक के टोन्स मौजूद हैं। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, ये बताएं उम्मे राहील कि ये कितना फ़ायदेमंद रहता है ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए बाकी जिनकी शादी है या जिनका कोई इवेंट है, या फिर जिन्होंने इस तरह से होता है ना कि कोई वर्किंग लेडीज़ होती हैं जिन्होंने ट्रैवल करना होता है, मीटिंग्स अटेंड करनी है, या बहुत सारी ऐसी वर्कलोड होता है कि वो प्रॉपर मेकअप उस तरह से नहीं कर पाते, तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि भाई ब्लशन लगाएं बस और बस आप चले जाएं। अच्छा, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ सबा कि पहली चीज़ है कि सिर्फ दुल्हनों के लिए नहीं है, या वर्किंग वुमेन के लिए नहीं है, क्योंकि हर वक्त मेकअप करना भी हमारी स्किन को डैमेज करता है। अगर आप रूटीन में जैसे अब आप काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक मेकअप है, तो आपकी स्किन खराब होगी, तो उनके लिए बीबी ग्लो बहुत अच्छा होता है। ट्रैवलिंग के लिए आपने जैसे कहा, बट यहाँ पे क्लियर करना ज़रूरी है कि बीबी ग्लो ये नहीं है कि आपकी 2 दिन बाद शादी और आप आज करवाने आ गए, कभी भी हम नहीं करते, क्योंकि
1.5 से 2 महीने पहले आपने करवाना है। इसके 2 सेशंस रिक्वायर्ड लाजमी होते हैं 10 या 15 डेज के गैप से। आपकी स्किन के अंदर कलर बैठता है, सेट होता है, ताकि शादी के दिन तक आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ फ्रेश हो जाए। जैसे अभी आपको ज़ीशान ने दिखाया कि सारे सीरम्स हमने लगाए हैं। सारे सीरम्स स्किन के अंदर पेनिट्रेशन इसलिए करवाई जाती है ताकि स्किन प्रेप हो जाए, हाइड्रेट हो जाए और उसका नेचुरल ग्लो जो है वो ख़राब ना हो। और एक एक जिसके ना पोर के अंदर आपका सेल के अंदर जो है आपका सीरम और आपका कलर पेनिट्रेट करके एब्जॉर्ब करा के उसको लॉक किया जाता है। सही कह रही हैं। अच्छा, ये जो बीबी ग्लो प्रोसीजर है, एक तो ये हो गया, कुछ और भी ऐसे प्रोसीजर होते हैं उम्मे राहिल जिनके बारे में आप बताएं कि लोग वो भी प्रोसीजर ले सकते हैं जो कि फ़ायदेमंद होते हैं, जैसे कोलेजन का भी इन्होंने जिक्र किया, ये इसके अलावा एक माइक्रोनीडलिंग भी है, ये सारे प्रोसीजर किस देखिए बिल्कुल माइक्रोनीडलिंग जैसे ये कर रहे हैं माइक्रोनीडलिंग के थ्रू ही कर रहे हैं। माइक्रोनीडलिंग स्कार्स के लिए दी जाती है, स्किन को मतलब आपकी डर्माब्रेजन अब नहीं करते, इससे स्किन डैमेज होती है। अच्छा, लेकिन माइक्रोनीडलिंग की जाती है आपके सेल की प्रोडक्शन, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए भी। मीजोथेरेपीज की जाती हैं, ठीक है, ये सब स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। बट अगर हम बीबी ग्लो या ग्लास स्किन पे जाते हैं तो हमें स्किन को तैयार करना ज़रूरी होता है। अगर आपके स्कार्स हैं, पिगमेंटेशन है, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। खासकर स्कार के लिए हम जो है डर्मा भी करते हैं, हम मॉर्फिस भी करते हैं, और उसके साथ अगर बहुत गहरे गड़े हैं हम उस पर शुगर थ्रेड्स, मोनो थ्रेड्स लगाते हैं। अच्छा, और वो 1 से 2 सेशन में गड़े भर जाते हैं। अच्छा, नेचुरली कोलेजन होता है, जब वो नेचुरली कोलेजन प्रोड्यूस होता है तो जहाँ पे डिप बना हुआ है वो उसको भारता है और स्किन को इवन कर देता है। ओके, अच्छा, उसके अलावा एक सिर्फ ये नहीं कि बीबी ग्लो या हमने ग्लो मतलब ग्लास स्किन करके छोड़ दी स्किन को, ड्रिप्स आती हैं, कोलेजन्स आते हैं, एक्सोसोम्स हो रहे हैं, स्टेम सेल हो रहे हैं। अब DMAI MEI के नाम से वो बिल्कुल माइल्ड सॉफ्ट ऐसा समझ लें कोलेजन है जो कि अंडर आई जो हॉलोनेस होती है, बहुत डीप अपनी रिंकल्स होती है, उनके ऊपर लगाया जाता है। और ये सारे नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स हैं जो कि बगैर किसी अंडर नाइफ जाए बगैर आप करवा सकते हैं। और ऐसा कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस ये कि आपको अपनी स्किन को समझना है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, देन उसके बाद इस प्रोसीजर को करना है ताकि सही प्रोसीजर सही स्किन पे किया जाए। प्रोसीजर्स जो हैं वो किस कोई एज से रिलेटेड हैं कि भाई इतनी एज में आप करवा सकते हैं, इतनी एज में नहीं करवा सकते? अब कोई बिल्कुल टीनेजर है और उसने आके कहा जी मुझे करवाना है बीबी ग्लो, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? देखिए, पहली बात ये कि सबसे पहले बच्चे हमारा मुस्तकबिल, हमारा खजाना है। मैं कभी भी किसी को गलत मशवरा नहीं देती। 17-18 साल तक कोशिश करनी चाहिए कुछ ना लगाया जाए। अच्छा, क्योंकि ज्यादातर ये बीबी ग्लो हो गया या दूसरे प्रोसीजर्स जो है ना वो भी लड़कियां आ रही होती हैं। हम कहते हैं कि ठीक है, आप हमको सीरम्स गाइड कर देते हैं, हल्का सा हम उनको हाइड्रा कर देते हैं, सीरम की पेनिट्रेशन कर देते हैं अगर बहुत किसी की शादी है घर में, भाई की, बहन की। वरना 18 ईयर्स के बाद आप शुरू करें, इसको करवाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ना करें तो अच्छा है, क्योंकि आपकी जो अपनी मासूमियत, नेचुरल ब्यूटी है, वो बचपना, वो मासूमियत वो रहने दें। सही, जैसे कि जिंदगी पड़ी है करने के लिए। जैसे कोलेजन ट्रीटमेंट या एक्सोसोम, ये जो है 28, 25 या 30 के बाद ये बहुत इफेक्टिव होते हैं। अच्छा, आप अगर कोलेजन करवाते हैं या आप एक्सोसोम करवाते हैं, चंद फ्यू सेशंस होते हैं, आप यूँ समझ लें कि आप अपनी स्किन के अंदर 100% चेंज देखते हैं। अच्छा, आपकी लिफ्टिंग आ जाती है, आपके स्किन में कोलेजन बनना शुरू हो जाता है। मेरा ये क्यों होता है कि लोग प्रोसीजर करवाते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को मैंने इनफैक्ट देखा है कि वो प्रोसीजर करवाते हैं, फिर उसके बाद तो उनका चेहरा ना कुछ प्लास्टिक हो जाता है। हाँ, प्लास्टिक हो जाता है, यानी मेकअप लगा हुआ भी नहीं पता लग रहा होता, बस ऐसा लगता है कि सब शाइन, सब प्लास्टिक है और शेप अलग हो जाती है। कहीं से जो है ना वो हम देखते हैं कि किसी का होठ जो है वो ऐसे करके हो जाता है, कुछ ऐसे हो जाता है। लाइक ऑब्वियसली ये खराब प्रोसीजर की वजह से ही होता होगा। जुम्मे राहिला तो मैं पूछती हूँ ये भाई ओवरडू, ये क्या होता है? ओवरडू। अच्छा, देखिए मैं बताऊं, वो जिनकी आप जिस बात करें तो वहाँ पे एक चीज और ऐड करूंगी कि वो सबके चेहरे एक से लगने लगते हैं। सबके चेहरे एक जैसे लगने लगते हैं, वो ऐसा लगता है कि जैसे मतलब यानी आपकी स्किन है, आपका फेस है, उसमें जाहिर है कोई ना कोई खामी या कोई ना कोई चीज तो होती है, डिफरेंस होता है, नेचुरल थिंग। बट उसमें तो ऐसा लगता है कि पूरा सारा जो है ना वो कवर करके मतलब बिल्कुल समझ लें कि मैं और आप बैठे हैं, हम दोनों के फेस कट्स हर चीज अलग है, लेकिन अगर हम दोनों वो कुछ प्रोसीजर्स अगर हम करवाएं तो कुछ दिनों बाद हम दोनों की शक्ल एक सी लगेगी, सब सेम लगने लगते हैं। ऐसा लगता है बिल्कुल प्लास्टिक के आप बैठे में, व्हाइट सी पूरी प्रॉपर आपकी एक वो शक्ल होती है, और फिर उसके ऊपर आप ब्लश लगाते हैं, वो अलग से चमक रहा होता है, होठ कहीं आपके अलग से चमक रहे होते हैं। क्या है उसमें ये होता है और बहुत ज्यादा जो है आपका अपना फिलर एंड बोटॉक्स।
अच्छा। मोस्टली यही होता है, ये आर्टिफिशियल है। जितने ट्रीटमेंट्स मैंने अभी आपको बताया, इसमें से कोई एक आपको आर्टिफिशियल लुक नहीं देगा। ग्रेट, हद तक कि हमने एक्सोसोम की बात की, हमने स्टेम सेल की बात की, हमने कोलेजन की बात की, आपकी आईवी ड्रिफ्ट्स होती हैं, आपके डिफरेंट, आपके जो मैंने अंडर आई की बात की, लेमन आई की बात की, या ये ग्लास स्किन, बीबी ग्लो या हाइड्रा, ये सब नेचुरल ट्रीटमेंट से। मॉर्फिस की मैं बात करूंगी, लेजर की बात करूंगी। मॉर्फिस बहुत अच्छा है सिर्फ आपकी फेस लिफ्ट के लिए नहीं, पूरी बॉडी की स्किन को लिफ्ट करने के लिए। ओके। हाइफो बहुत अच्छा है। उसके अलावा हम क्लेम फेट और डिफरेंट टाइप के वो इंजेक्शंस लगाते हैं जो कि आपके किसी भी जगह के फैट को खत्म कर देता है। फैट को खत्म। लेकिन ये जो आपने आर्टिफिशियल लुक की बात की, जो कि डॉल फेस या प्लास्टिक फेस बन जाता है, ये ओवरडू कह सकते हैं उसको। दूसरा, ये बहुत ज्यादा फिलर एंड बोटॉक्स से होता है। तो क्यों, Freeze हो जाते हैं। यानी किन लोगों को फिलर करवाने चाहिए? क्या मतलब, मुझे तो ना ऐसा लगता है कि लोगों को फिलर का शायद फोबिया हो गया है। अब तो आउटडेटेड है। हाँ वही ना, कि क्यों आउटडेटेड है, लेकिन फिर भी आप देखें चेहरे आपको वैसे ही कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। हाँ, कि उसकी वजह कि स्ट्रक्चर आपको चेंज मिलेगा। हाँ, अब वो चाहेंगे कि जी हमारे ये नोजलेबल फोल्ड्स ना आए। अब नेचुरल है, अब नेचुरल है। हाँ। अब देखो मेरी ये जगह अंडर आई थोड़ी सी लाइंस आएंगी, अगर मैं कहूँगी बिल्कुल गायब हो जाएं और ऐसे कि बस मुझे एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट चाहिए, तो फिर मैं जाऊंगी आर्टिफिशियली बोटॉक्स और फिलर पे। वो जो है मुझे एक आर्टिफिशियल लुक देगा, मेरी अपनी एक्सप्रेशन खत्म हो जाएंगे, फ्रीज कर देगा मसल को। जब आपका मसल फ्रीज हो जाएगा तो आप एक लिमिटेड आपकी स्माइल हो जाएगी, आप खुल के आप हंस, आपका कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आ सकता, कुछ नहीं, ना गुस्सा, ना गम, ना खुशी, सब एक सा हो जाएगा। सब एक सा हो जाएगा। ओवरडू से आप बचें। देखिए बहुत से लोग होते हैं कि शादी है, घर में इमीडिएट उनको रिजल्ट चाहिए, तब भी हम उनको बहुत माइल्ड प्रोसीजर्स पे लेके जाते हैं। और हम यही सजेस्ट करते सबा कि अगर आपके घर में या आपका कोई फंक्शन है तो कोशिश कीजिए कि 3 मंथ्स पहले से आप डॉक्टर को विजिट कीजिए। आपकी स्किन, आपकी हेल्थ, आपकी फिगर, आपकी बॉडी जो है नेचुरली उसके अंदर ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, आर्टिफिशियली नहीं होना चाहिए। आर्टिफिशियली नहीं होना चाहिए। आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्म जो है ना, वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज कर देता है। लेकिन उम्मे राहिल जिस तरह के प्रोसीजर्स आपको बता रही हैं, ये डेफिनेटली नेचुरल प्रोसीजर्स हैं। इससे आपके फेस के स्ट्रक्चर पर या फेस की शेप पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी, आपकी स्किन जो है वो क्लीन होगी, और उसके अंदर जो वो एक पिंक पिंक सी आपको जो है ना वो फील होगा, यानी ग्लो महसूस होगा। और कहते हैं कि अच्छा, बहुत सारे लोग अभी जो है ना, ये भी कॉन्सेप्ट है इसका कि भाई ये बेस लग जाती है, कोई 3 महीने तक ना बेस लग जाती है मुंह पे, ये जरा थोड़ा सा अच्छा देखिए, अभी आप देखिए हमने कैरल के किया। कैरल थोड़ा सीधा करो, ये आपको नजर आ रहा है, कुछ लगा हुआ नजर आ रहा है। अभी हम इनको तकरीबन 12 आवर टू 24 आवर तक छोड़ सकते हैं, मतलब हम कोशिश करेंगे छोड़ दें। अच्छा, जब आप छोड़ देंगे, जब इसको वॉश करेंगे तो जो एक्स्ट्रा होगा वो वॉश हो जाएगा। जितना स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करना हमने कर दिया वो लॉक हो जाएगा। उसके बाद ऊपर से ऐसी कोई चीज नहीं रहेगी, सिर्फ एक ऐसा ग्लो फेस के ऊपर ऑल द टाइम रहेगा। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। दैट्स रियली, ऐसे मतलब आपके स्किन स्मूथ हो जाएगी। बस भी साफ थी स्किन, लेकिन कलर इनका जो आपने देखा था उससे 2 टोन लाइटर हो जाएगा। तो अब इनको कुछ लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ ग्लॉस भी लगाएंगे तो चमक इनके चेहरे पे ऐसी ही रहेगी। सिर्फ एक जो फील हो रहा है ये वॉश हो जाएगा तकरीबन कल इसी टाइम, और ये फिर इसके बाद स्किन इनकी बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल फ्रेश है, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जनाब जरूरत नहीं है। तो यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बस हम ये गए और ये आ गए, आपने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक। तो जनाब उम्मे राहिल हमारे साथ मौजूद हैं और साथ साथ प्रोसीजर भी हो रहा है उनकी मॉडल का, लेकिन उससे पहले जो है मैं और सारी बातें पूछ लेती हूँ ताकि सारी टिप्स हमारे काम आ जाए। अच्छा उम्मे राहिल, अभी हम लोग आईलैशेस के बारे में बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आईलैशेस परमानेंटली भी लगा लेते हैं, वो 2 मंथ्स 3 मंथ्स जो भी 3 मंथ्स तक तकरीबन वो लग सकती हैं। लेकिन उसके बाद जो है बड़ा बुरा होता है कि अपनी असली वाली जो लैशेस है ना वो भी कहीं गायब हो जाती हैं। और बड़े सारे सेलिब्रिटीज और बड़े सारे लोगों ने जो है ये फीडबैक दिया है कि नहीं भाई नहीं लगवानी वरना अपनी आईलैशेस भी गिर जाती हैं। सही कहीं, जब पहली दफा मैंने लगवाई थी तो मेरा भी यही हुआ था कि उसके साथ साथ मेरी अपनी भी गई, जैसे कि जब वो झड़ने लगती है तो बुरी लगती है, तो हम उसको प्लग करने लगते हैं, उससे क्या हमारी लैशेस टूटना शुरू हो जाती हैं। सही। तो फिर जब अच्छा अल्लाह ताला की बड़ी करम है, कुदरत है कि दोबारा लैशेस ग्रो कर जाती है, टाइम लगता है। लेकिन आप अगर लैशेस लगा रहे हैं उसमें कोशिश कीजिए कि आपने उस लैशेस को प्लग नहीं करना है। ठीक है, वो खुद झड़ेगी, आप रिफिल करवा सकते हैं। उसको छोड़ेंगे तो वो खुद ब खुद गिर जाएगी, आपकी एक लैश जाया नहीं होती है। अच्छा, एक आपकी अपनी आईलैश जो है नहीं टूटती है जब तक आप उसको नोचेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि वो झड़ रही है तो दूसरी झड़ रही, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ उस वक्त होता है जब हम बेचैन होकर अपने उसको निकालना चाहते हैं। जब उसको निकालते तो वो ग्लू इतना अच्छा होता है, इतना हार्ड ग्लू होता है
कि वो अपनी भी लैश निकाल देता है। ओके, वरना तो ऐसा फिर कुछ भी नहीं है, वरना ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी ये नहीं है, लेकिन ये कि फिर आप कोशिश एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। एहतियात कर। अब तो लड़कियां मतलब जो भी कर रहे हैं, हाँ। हमारे सेलिब्रिटी कर रहे हैं, हमारे आप बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो वो उसको ये करते हैं उनकी अपनी लैशेस ना डैमेज नहीं होती हैं। राइट, इनका प्रोसीजर कहाँ तक पहुंचा? इनका दिखाए जिशान, इनका हो गया देख रहे हैं अब ये जो आप देख रही हैं लोग इनकी, हाँ। ये ऐसी है, इसको कम से कम हम कल तक ऐसे ही छोड़ेंगे। उसके सही। बाद जब ये वॉश करेंगे हाँ। तो उसके बाद ये जो एक फील हो रहा है कि लगा हुआ है कुछ, हाँ। वो फील नहीं होगा। और ओके। स्किन के अंदर जो है एक टोन, आपके 2 टोन शेड लाइटर हो जाएगा, 2 टोन और शेड चमक लाइटर। ऐसी रहेगी। ओके, और चमक इसी तरह रहेगी जो ग्लो इसी के सारे आप सीरम्स हमने ऐड हाँ, किए हैं, हाँ, हाँ। और स्टेम सेल ऐड किया है, तो उसकी वजह से आपके स्किन के अंदर चमक भी रहेगी, और आपका कलर जो यूँ समझ लीजिए स्किन बिल्कुल इवन हो जाती है, हाँ। हद तक के डार्क सर्कल कवर हो जाते हैं, हाँ। हल्के फुल्के स्पॉट्स क्लियर हो जाते क्लियर हो हैं, जाते हैं। और स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। 2 सेशंस के लेने पड़ते हैं, जैसे आप 10 दिन के बाद ये दोबारा या 15 दिन अच्छा, के ये बाद BB दोबारा ग्लो के 2 सेशंस लेने पड़ते हैं? लाजमी लेते हैं। ओके, उसकी क्या रेलेवेंसी है आपस में एक दूसरे देखिए की? उसके ये है कि देखिए एक दफ़ा हमने कर दिया, जितना हम पेनिट्रेट कर सकते हैं, जितना सीरम कर सकते हैं, हाँ। लेकिन मतलब कितना डालेंगे स्किन के अंदर, जितनी गुंजाइश है उतना ही जाएगा। नहीं जाएगा। उसके बाद हम इसको छोड़ देते हैं, फिर हम देखते हैं 10 दिन में, 15 दिन में जब दोबारा सेशन होता है, वो एक दफ़ा टचअप होता है उसका। अच्छा। अगर कहीं रिक्वायरमेंट है, अगर थोड़ा सा इसको फ्रेश लुक करने के लिए, ताकि वो एक 2 डोज होती हैं उसकी, वो 100% उसको लॉक कर देती हैं। ओके, तो ये तो बड़ा जबरदस्त मतलब एक ही दफा में पूरा कलर चेंज नहीं करते हैं, और हल्का हल्का, ताकि वो स्किन के अंदर जाके बैठता जाए, जितना उसके अंदर एब्जॉर्ब होना है वो एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि उसके ऊपर अगर हमें मजीद नीड है तो हम मजीद उसके ऊपर कलर कर, जैसे लाइक इस तरह समझ लें, जैसे हम आईब्रोज बनाते हैं, माइक्रो ब्लेडिंग करते हैं, तो हम एक सेशन और करते हैं कि 15 दिन के अंदर जितना उसको सेटल होना है, उतरना है, उतर जाए, हाँ। फिर जितनी रिक्वायरमेंट होगी हम दोबारा कर देंगे। दोबारा कर देंगे, सही। तो ये सीरम्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, सीरम्स आप ये है सारे सीरम्स, और ये जो है वो अप्लाई किए हैं इनकी स्किन पर, और फिर जो है वो इस तरीके से इनकी जो है वो BB ग्लो इनका इस तरीके से किया, वो दिखा भी रहे हैं ज़रा, अगर आप फोकस कर लें तो ये पूरी किट होती है, आप देखिए इसके पूरे हर ना, तरह के सीरम्स मौजूद हैं, जो सही। कि ग्लास स्किन में सारे सीरम्स लगते हैं, अच्छा, 1 बाय अच्छा। 1 1 by 1 8 से 10 सीरम स्किन के अंदर लगाए जाते हैं, तभी तो स्किन शीशे की तरह चमकती है। ओके, तो ये जनाब सारे सीरम्स जो हैं इस तरह से अप्लाई किए जाते हैं, इस तरह से ये सारे सीरम्स जो हैं वो लगाए जाते हैं। अच्छा उमेर आइल, ये तो प्रोसीजर हो गया BB ग्लो का, इसके अलावा और कौन से प्रोसीजर्स हैं जो कि स्किन के लिए बेस्ट हैं, आप सजेस्ट करेंगे लोगों को कि भाई वो ये प्रोसीजर्स ले सकते हैं और बेहतर हो सकती है उनकी स्किन? कोलेजन बहुत अच्छा है, कोलेजन एक्सोसोम बहुत अच्छा है, अच्छा, और ज़रूर लेना चाहिए अगर स्किन आपकी डिहाइड्रेट हो रही है, आपकी फाइन लाइंस आ रही हैं, आपकी स्किन पे एजिंग बहुत आ रही है, आपकी स्किन फ्लेकी ड्राई हो रही है, इस वेदर के अंदर स्किन ख़राब हो रही है, तो आप कोलेजन या एक्सोसोम ले सकते हैं, और ज़्यादा नहीं, 2 सेशन 3 सेशन बहुत गुड इनफ होता है। अच्छा, उसके साथ मैं सजेस्ट करूँगी कि हम सारी बात करें फेस की, हाँ, लेकिन आप अपनी पूरी बॉडी को ना भूलें, वो भी आप ही की स्किन है। हाँ, उसके लिए आप ड्रिप्स लगवा सकते हैं। आईवी ड्रिप्स जो होती हैं वो आपकी एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, आपकी ब्राइटनिंग होती ड्रिप्स हैं। का कोई नुकसान तो नहीं होता? देखिए बिल्कुल भी नहीं होता, हम डिफरेंट ड्रिप्स जो है ना सजेस्ट कर रहे थे, सिर्फ ग्लूटाथायोन नहीं है, हाँ। उसमें मल्टीविटामिन्स हैं, सही, उसके अंदर इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, हाँ। उसके अंदर कोलेजन ड्रिप्स हैं, सही, वो आपकी रिक्वायरमेंट जो उसके हिसाब से लगाया जाता है। अब आप सही। सोचें आपने फेस पे तो BB ग्लो करवा लिया, हाँ। और बाकी स्किन आपकी डल ड्राई डैमेज है, तो उसको फायदा क्या है? हाँ, ओवरऑल पूरी बॉडी जो है तो उसके उसकी लिए स्किन आपकी बिल्कुल। शाइन करनी चाहिए ना, ये भी बहुत तो उसके लिए जो है आप ग्लो ड्रिप्स लगवा सकते हैं, वो ग्लो ड्रिप्स जो है आपकी पूरी स्किन को ग्लो देंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो पूरी स्किन के ओवरऑल जो है ना, वो फिर आपको जो आप ग्लो वाला बॉडी लोशन लगा रहे होते हैं ना, वो आपको लगाने की जरूरत नहीं है, वो नेचुरल जो है वो आपको ग्लो आता है। अच्छा मेरा ये तो आपने हमें BB ग्लो करके दिखाया, बताए नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगी तो हमें कौन सा प्रोसीजर करके दिखाएंगी? जो आप देखना चाहें, हाइफू हम कर सकते हैं, हाइफू बहुत अच्छा है। अच्छा, इसे देखिए हम वो चीज करते हैं जहाँ पे नीडल नहीं दिखा रहे हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है। हाइफू बहुत अच्छा है, या जो मोनो शुगर थ्रेड्स होते हैं नेक को लिफ्ट करने के लिए, हम वो भी कर सकते हैं। हाँ, ये मोनो शुगर थ्रेड्स जो है ना, ये जरूर नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि आप हमें यहीं पर ही करके दिखाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना ये जो आप नेक का कह रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम होता है। हाँ, बहुत सारे लोगों के ना बहुत सारी जो है वो नेक लाइंस होती हैं, और उससे उनको काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। वो चले ये जो है ना नेक लाइंस के ऊपर उम्मे राहिल के साथ एक और अलग से सेशन रखेंगे। बहुत शुक्रिया उम्मे राहिल, आप जो है वो शो पे आई हैं, और ये एक दफा फिर से जरा ये मॉडल दिखा दें। ये मॉडल हैं जनाब जिनका हो गया है BB ग्लो, और अब ये 10 से 12 घंटे बाद ना, हाँ नॉर्मली मिनिमम 12 घंटे, मिनिमम 12 घंटे बाद जब ये अपना मुंह धोएंगी तो डेफिनेटली ये बिल्कुल प्रिंसेस सा फील करेंगी, और इनकी स्किन पे आ जाएगा ग्लो, चमक सी आ जाएगी, और स्किन कलर भी जो है इनका वो चेंज हो जाएगा।
तो जनाब ये हमने आपको आज दिखाया और हमने आपको बताया कि किस तरीके से बीबी ग्लो जो है वो किया जाता है और इसका क्या इफेक्ट है। तो आज के शो से फिलहाल इतना ही, कल फिर आएंगे टॉप स्टोरीज के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए और आज के शो का फीडबैक ज़रूर दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए सिटी एट 10।